बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मैं हूं महवी शबीब। सिटी एट 10 में खुशामदीद, इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आपके दिन का आगाज़ बेहतरीन हुआ होगा, बामकसद हुआ होगा और पुरसुकून हुआ होगा। सिटी एट 10 में शामिल करते हैं हम शहर की वो तमाम ख़बरें और बातें जो कि आपकी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं, जो कि आप जानना चाहते हैं कि शहर में क्या हो रहा है। इसी के साथ साथ हम बात करते हैं मौसम के हवाले से। आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के जो चौथा मुकदमा था उसके हवाले से फ़ैसला सुना दिया है। बहुत बड़े सियासी नाम हैं जिन्हें सज़ाएँ सुनाई गई हैं। कौन कौन से नाम हैं? फर्दर ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से भी तैयारियां जो हैं अरूज पे हैं। कौन सी पार्टी का पलड़ा भारी होगा, इस पर भी हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ सोना जो है क्या वाकई ही इतना सस्ता हो गया है? कौन मना रहा है सालगिरह? ऐसे बहुत सारे टॉपिक आज के प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और इसके साथ साथ एक और चीज़ अक्सर हमारे जहन में अक्सर गर्दिश करती है कि क्या अब कन्वेंशनल एजुकेशन जो है वो पुरानी होती जा रही है, अब टेक्निकल एजुकेशन ने इसकी जगह ले ली है, करियर काउंसलिंग कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। ये वो तमाम टॉपिक्स पे आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आज का मौसम कैसा रहेगा। ये देखते हैं हमारे टुडेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें, गुज़श्ता 2 रोज़ से मैं देख रही हूँ कि गर्मी की शिद्दत में काफ़ी ज़्यादा कमी आई है। हब्स और सफोकेशन भी नहीं है। फसी नकवी हमारे साथ मौजूद हैं। फसी नकवी से जानते हैं कि फ़र्दर वेदर की क्या तफसीलात हैं। जी फसी नकवी बताइएगा। जी बिल्कुल, आज शहर फैसलाबाद का मौसम ख़ासा खुशगवार है। सुबह से ही ठंडी ठंडी हवा चलने का सिलसिला जारी है और इस वक्त जो है वो सुरमई बादलों का राज है। और इसके साथ साथ देखा जाए तो दर्जा हरारत में ख़ासी कमी रिकॉर्ड की गई है। हब्स की शिद्दत में जो है वो ख़ासी कमी रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात की जानिब से आज कम से कम दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत आज 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 70 से 80% तक रिकॉर्ड किया गया है, जबकि हवा 12 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही है। जबकि महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा 24 घंटों में बारिश का इम्कान मौजूद है। और इसी तरह सुबह जो है वो फैसलाबाद के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बिल्कुल हल्की बूंदाबांदी भी हुई थी। अलबत्ता आज के हवाले से जो है वो 24 घंटे अहम है कि बारिश का इम्कान ज़ाहिर किया गया है। लेकिन जैसे जैसे माह अगस्त अख्ताम की तरफ गामज़न है तो हब्स की शिद्दत में ख़ुसूसन कमी देखने को मिल रही है। मौसम कल भी कदरे बेहतर था और आज भी जो है वो कदरे बेहतर है। जो पहले हब्स की कैफ़ियत हुआ करती थी वैसी कैफ़ियत जो है वो फ़िज़ा के अंदर नहीं है, जबकि हवा चलने की वजह से हब्स की शिद्दत में कमी हुई है और ख़ास तौर पर जो दर्जा हरारत है उसके अंदर कमी रिकॉर्ड की गई है। जी बहुत शुक्रिया फसी नकवी तफसीलात से आगाह करने के लिए। आई होप सो कि फैसलाबाद में आज बारिश भी हो जाए जिसकी वजह से मौसम जो है वो मज़ीद बेहतर हो जाएगा। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ 9 मई के मुकदमात के हवाले से। 3 मुकदमात के फ़ैसले तो ऑलरेडी सुना दिए गए थे। एक मुकदमा जो चौथा था और फाइनल था वो ज़ेर इल्तफ़ा था। कल का फ़ैसला जो है वो सुना दिया गया है जिसमें बड़े बड़े नाम शामिल थे। उमर अयूब था, शिबली फराज थी, ज़रताज गुल थी और इसके साथ साथ दीगर नाम जो हैं शामिल हैं जिन्हें 10 से 3 साल तक सज़ाएँ जो हैं वो दी गई हैं। फ़र्दर इस मुकदमात की तफसीलात के हवाले से भी बात करेंगे। ज़िमनी इलेक्शंस की तैयारियां कैसी चल रही हैं इस पर भी बात करेंगे। लेकिन इन टॉपिक्स पे गुफ्तगू करने से पहले मैं यहाँ पर तारुफ़ करवाना चाहती हूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर अज़ादार हुसैन ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। और इन्हीं के साथ हमें ज्वाइन किया है सिटी 41 के सीनियर रिपोर्टर अब्दुर्रहमान ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच अब्दुर्रहमान फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। अज़ादार हुसैन, सबसे पहले आपसे ही मैं गुफ्तगू करूँगी। सियासी मैदान में तो बड़ी गहमा गहमी हम देख रहे हैं। अगर हम इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के हवाले से बात करें तो कल एक अहम केस का फ़ैसला था। क्या तफसीलात हैं, कौन लोग जो हैं बरी किए गए हैं और फर्दर कौन कौन से नाम शामिल हैं? मैं विषय टोटल सानिया 9 मई से मुतलिक 4 मुकदमात थे और चौथे मुकदमे का फ़ैसला सुनाने से कबल मैं समझता हूँ कि हम अपने नाज़रीन को इससे कबल जो 3 मुकदमात इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत की जानिब से जिनके फ़ैसले सुनाए गए थे वो भी अगर हम आज डिस्कस कर लें तो चारों केस मजमूई तौर पर एक तो इकट्ठे भी हो जाएंगे और कुछ समझ भी आ सकेगी। 4 मुकदमात थे सानिया 9 मई से मुतलिक। इसमें मुकदमा नंबर 1277 जो कि थाना गुलामदाबाद के जलाओ गिराव के वाले से दर्ज है, उसका फ़ैसला सुनाया गया था 31 जुलाई 2025 को। और इसी तरह 31 जुलाई 2025 को ही मुकदमा नंबर 832 हसास इदारे के दफ्तर के ऊपर हमले से मुतल्लिक़ फ़ैसला सुनाया गया था। और ये सबसे अहम जो केस था चारों मुकदमात में से
वो था हसास दफ्तर के ऊपर हमले से मुतल्लिक, और इसी में सबसे ज़्यादा मुल्ज़मान जो थे वो नामज़द किए गए थे। इसी तरह मुकदमा नंबर है 835 है, थाना सिविल लाइन पुलिस ने दर्ज किया था, और ये पुलिस वैन को जलाने के इल्ज़ाम में मुकदमा थाना सिविल लाइन पुलिस ने दर्ज किया था। और चौथा मुकदमा था मुकदमा नंबर 732 जो कि डेरा राना सनाउल्लाह पर हमले से मुतल्लिक जो था वो दर्ज किया गया था। अगर इनमें बात की जाए गुज़िश्ता 3 मुकदमात के वाले से, तो इसमें 77 जो मुल्ज़मान थे जिन्हें बरी किया गया मुकदमा नंबर 832 हसास इदारे के दफ्तर के ऊपर हमले से मुतल्लिक, और इसी ही मुकदमे में जो सज़ा सुनाई गई थी वो मुल्ज़मान को सज़ा सुनाई गई थी 107 मुल्ज़मान को सज़ाएँ सुनाई गई थी। इस तरह हम कह सकते हैं कि 200 से ज़ायद जो मुल्ज़मान थे उन्हें सज़ाएँ सुनाई गई और मुल्ज़मान को इस केस में था बरी किया गया। और इसी तरह ये टोटल जो 4 मुकदमात हैं, चारों मुकदमात में सबसे अहम बात यह है कि 19 मरकज़ी मुल्ज़मान, मरकज़ी क़यादत के जो रहनुमा थे उन्हें बतौर मुल्ज़मान नामज़द किया गया था। इसमें 17 मुल्ज़मान को जो है वो सज़ाएँ चारों मुकदमात में सुनाई गई हैं। 2 मुल्ज़मान जो थे वो चारों मुकदमात में बरी हुए हैं, जिसमें फ़वाद चौधरी और जैन हुसैन कुरैशी जो कि साहबजादे हैं शाह महमूद कुरैशी के। बिल्कुल, वो 3 मुकदमात में भी बरी थे और पहले भी 3 मुकदमात में बरी हुए और कल भी वो चौथे मुकदमे में बरी हुए। और जिन 17 मरकज़ी क़यादत को पिछले 3 मुकदमात में सज़ाएँ सुनाई गई थी उन्हें गुज़िश्ता रोज़ भी इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत की जानिब से मुकदमा नंबर 732 डेरा राना सनाउल्लाह के ऊपर हमले से मुतल्लिक सज़ाएँ सुनाई गई। कल रात के तफसीली फ़ैसले की कापी जो थी वो इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत की जानिब से जारी की गई, जो फिर हमें भी मसूल हुई। उसमें अगर बात की जाए जिन मुल्ज़मान को सज़ाएँ सुनाई गई थी, इन मुल्ज़मान को 59 के करीब मुल्ज़मान हैं जिन्हें 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी, और साथ इन्हें 10-10 लाख रुपए जुर्माने की भी सज़ा सुनाएगी। और इसी तरह जिन मुल्ज़मान को 16 के करीब मुल्ज़मान ऐसे थे जिन्हें 3-3 साल कैद की सज़ा सुनाएगी, और उन्हें साथ 1-1 साल कैद की सज़ा भी सुनाएगी। और उसके बाद 34 मुल्ज़मान ऐसे थे जिन्हें कल इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने बरी किया। उसमें फ़वाद चौधरी और जैन हुसैन कुरैशी का नाम शामिल है, जिन्हें कल सज़ाएँ सुनाएगी। उसमें शिबली फराज, उमर अयूब, जरताज गुल का नाम शामिल है, कमल शोदब का नाम शामिल है, फ़रखंदा कोकब का नाम शामिल है, फ़रा आगा का नाम शामिल है, इस्माइल सीला जो कि मुंतखब हुए हैं फैसलाबाद से MPA, उन्हें 10 साल की सज़ा सुनाएगी। शेख शाहिद जवेद जो कि MPA मुंतखब हुए हैं, इन्हें 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। शेख राशिद शफीक जो कि शेख रशीद के भतीजे हैं, इन्हें 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। इसी तरह चौधरी बिलाल एजाज़ हैं, इन्हें 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। राय मुर्तज़ा इकबाल हैं, राय हसन नवाज़ हैं, इन्हें 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। सरदार अजीमुल्लाह ख़ान, इन्हें 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। मैर मोहम्मद जवेद, इन्हें 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। ये वो रहनुमा हैं 17 मरकज़ी क़यादत के जिन्हें सज़ा सुनाई गई है, और इस तरह बाकी दीगर कारकुनान आए थे। इस तरह 59 मुल्ज़मान को जो है वो बिल्कुल इसी तरह से सज़ाएँ तो सुना दी गई हैं। अब इसका सियासी मैदान पे क्या असर होगा, इस पर भी मैं लाज़मी रहमान आपका पॉइंट ऑफ व्यू जानूँगी फर्दर। क्या ये लोग जो हैं वो अपील करेंगे या नहीं करेंगे, इस पर ज़्यादातर मैं आपका फर्दर भी पॉइंट ऑफ व्यू जानूँगी। लेकिन सबसे पहले मैं देखना ये चाह रही हूँ कि सियासी मैदान के हवाले से बात करें। 3 हल्के तो पहले ही खाली थे, अब ये मतलब है कि 2 हल्के और खाली हो गए हैं, तो आप इस चीज़ में किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? महविश थैंक यू। यहाँ पर जैसे अज़ादार ने ब्रीफ किया, तो ये अदालतों की कार्रवाई तो हो गई। अब इसके बाद सियासी कार्रवाई, जैसे आपने सवाल किया, तो सियासी टेम्परेचर जो है वो बढ़ चुका है। देखिए, इलेक्शन एक तो होता है ना जनरल इलेक्शन जो हर जगह होता है, एक ज़िमनी इलेक्शन होता है एक आध हल्के का। लेकिन मज़े की ये बात है कि अब 5 हल्कों में इंतखाबात होंगे। 3 की तो तारीख़ आ गई है, 5 अक्टूबर को होंगे। बाकी 2 ये जो प्रोसीजर होता है, सज़ाएँ सुना दी गई हैं। इसके बाद इलेक्शन कमीशन इनको डीसीट करेगा, फिर इलेक्शन शेड्यूल जारी किया जाएगा। तो मुमकिन तौर पर ये अक्टूबर की ही कोई तारीख़ हो सकती है जहाँ पर बाकी 2 हल्कों में ज़िमनी इंतखाबात हो सकते हैं। तो ये फैसलाबाद की सियासत में एक बोनचाल आ गया है। हर हल्का, शहर का, गांव का, देहात का, हर जगह पे ही तकरीबन इलेक्शन है। चक जुमरा में है, जड़ांवाला में है, फैसलाबाद के 3 हल्के शहरी हल्के, वहाँ पे इलेक्शन होगा। बिल्कुल 104 बड़ा हल्का समझा जा रहा है। और यहाँ पर देखना ये है कि कौन सी पार्टी जो है वो भारी होती है। और क्या मुस्लिम लीग नून की जानिब से नाम कंफर्म कर दिए कि कौन लोग इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, इलेक्शन लड़ने के लिए अभी तक उम्मीदवार अपनी अपनी जगह पे कायम है। मुस्लिम लीग नून के हवाले से अगर आपने बात की है तो NA 104 में राजा रियाज़ अहमद के साहबजादे हैं, राजा दानियाल अहमद, राना एहसान अफजल हैं, मैं रऊफ़ रशीद उम्मीदवार हैं। तो ये 3 नून लीग के उम्मीदवार हैं। NA 96 में बात करें तो तलाल चौधरी हैं, उनके भाई हैं तलाल
बिलाल बदर, नवाब शेर वसीर उम्मीदवार हैं नून लीग के, चक जुमरा में आज़ाद अली तबस्सुम मजबूत समझे जा रहे हैं, ताहम और कई लोगों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं। तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ने का इंदिया दे दिया है। अभी तक जो बात चल रही है जिसके मुताबिक वो भी इलेक्शन में हिस्सा लेंगे। डिपेंड अब ये करेगा कि क्या वो आज़ाद हैसियत में ही जाएंगे जैसे पहले गए हैं, या फिर जो है वो यहाँ पर वो सियासी जमात का सहारा लेंगे, क्योंकि साहबज़ादा अमर रज़ा अपनी जमात के सरबराह भी हैं जिनका इंतखाबी निशान घोड़ा भी है। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल से जाएंगे, पीटीआई से जाएंगे, आज़ाद जाएंगे, ये कुछ दिनों में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी जो है वो 16 सितंबर तक टिकट जमा करवाया जा सकता है, तो काफ़ी टाइम मौजूद है कंसल्ट करने के लिए। बहरहाल जो सियासी टम्परेचर है वो बढ़ चुका है, सियासी डेरे आबाद हो चुके हैं, हर सियासी जमात ने अपने अपने जो है वो घोड़े तैयार कर लिए हैं ताकि पब्लिक के सामने लाई जाएं। पब्लिक के साथ वादे भी किए जा रहे हैं, जो डेवलपमेंट अब तक नहीं हुई वो करने का भी कहा जा रहा है, जो कुछ हुकूमतों ने अभी तक नहीं किया वो भी उम्मीदवार अपने लोगों को बता रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से है, इस सियासी मैदान में तो गर्मा गर्मी है। हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर हर आए दिन जो है बढ़ता जा रहा है। अभी थोड़ी सी अगर अब्दुर्रहमान मुकदमात के हवाले से बात करें, 4 मुकदमात थे और चारों के फ़ैसले सुना दिए गए हैं। आप इन फ़ैसलों को किस तरह से देखते हैं? इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत के बहुत अहम फ़ैसले हैं। देखिए महविश, अदालत ने फ़ैसले सुनाए हैं, उन्होंने बिल्कुल शवाहद को मद्देनज़र रखा होगा, उस पर तो मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन उसकी वजह से सियासत बड़ी मुतहरक हो गई है। फिर जो पिछले फ़ैसले हैं उनकी मैं ये एक बात बता दूं कि जो सरगोदा में हुआ या गुजरात में वज़ीराबाद में भी हुए नाहलिया, तो वहाँ पे जब वो लाहौर हाई कोर्ट में गए हैं तो उन्होंने उनको कहा कि पहले आप सरेंडर करेंगे अदालतों में, उसके बाद फिर आपकी अपील सुनी जाएगी। तो अदालत का मूड क्लियर है, सिर्फ़ उसी बंदे की अपील सुनी जाएगी लाहौर हाई कोर्ट में जो बंदा सरेंडर करेगा। सरेंडर का मतलब है कि जो उनको सज़ाएँ मिली हैं वो गिरफ़्तारी देंगे, फिर उसके बाद अपनी अपील में जाएंगे। ज़्यादातर लोग जो जिनको सज़ाएँ हुई हैं या उनकी गैर मौजूदगी में हुई हैं वो ज़्यादातर KPK में जाके बैठे हुए हैं, पहले से जिनको अंदाज़ा था, या जैसे कि यहाँ पे सिस्टम चल रहा है कि इमरान खान की पार्टी के PTI के अक्सर लोग वो KPK में बैठे हुए हैं। उधर उनका चीफ़ मिनिस्टर हाउस है जहाँ पे वो सेफ़ हाउस उन्होंने बनाया हुआ है, तो अभी सियासी भूचाल आ चुका है। बिल्कुल इसी तरह से है, और इसमें एक बात तो ये है कि सरेंडर होंगे तो उसके बाद जो है बाकी का लाहे अमल देखेंगे, लेकिन अब ये देखते हैं कि क्या ये लोग अपील करते हैं या नहीं करते, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कि मत जाइए, हमारे साथ रहिए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। आज हम प्रोग्राम में बात कर रहे हैं इस्ताद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के चौथे मुकदमे का जो है फ़ैसला सुना दिया गया है। बड़े बड़े नाम शामिल हैं और किसको कितनी सज़ाएँ हुई हैं इस पर भी बात की है। अब देखना ये है कि उमर अयूब हो गया, शिबली फराज हो गया, सरताज कुल होंगी, क्या ये लोग अपील करेंगे? अगर अपील का हक़ मौजूद है तो वो किन शराइत पे मौजूद है? तो इस पर अज़ादार हुसैन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर हम अपील के हवाले से बात करें, ज़ाहिर सी बात है बड़े नाम हैं सियासत के, तो आप क्या देख रहे हैं, आप क्या समझ रहे हैं कि अगर उमर अयूब हो गया, शिबली फराज हो गए, सरताज कुल होगी, क्या ये सरेंडर करके अपील करेंगे या क्या देख रहे हैं फर्दर आप? देखिए, अगर टोटल मैं मजमूई मुल्ज़मान की तादाद के वाले से बात करूँ तो अब तक इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में नाम रिपीट भी हुए हैं। जैसे मैंने बताया कि 17 मरकज़ी क़यादत के जो मुल्ज़मान हैं उन्हें 4 मुकदमात में सज़ाएँ हुई हैं। अगर इनकी टोटल मजमूई तादाद को देखा जाए तो 107 मुल्ज़मान जो थे वो 832 में थे, और इसी तरह 1277 को देखा जाए तो उसमें तकरीबन 67 मुल्ज़मान थे, और इसी तरह अगर मैं देखूँ मुकदमा नंबर 835 को तो ये बनते हैं, यहाँ पे थे टोटल तकरीबन 32 मुल्ज़मान जिसमें से 28 को सज़ाई हुई हैं। और इसी तरह अगर कल का जो मुकदमा है मुकदमा नंबर 732, अगर इसे देखा जाए तो यहाँ पे हुई हैं टोटल 75 मुल्ज़मान को सज़ाएँ। इस तरह तकरीबन कोई 400 से ज़ायद मुल्ज़मान को चारों मुकदमात में सज़ाएँ हुई हैं, मगर अभी तक कोई भी मुल्ज़म जो है वो गिरफ़्तार नहीं हो सका चारों मुकदमात में से भी। गुज़िश्ता 3 फ़ैसलों में भी इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने, और कल जो चौथा तफसीली फ़ैसला जारी किया गया इसमें भी इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने CPO फैसलाबाद को अहकाम जारी किएँगे कि तमाम मुल्ज़मान के वारंट गिरफ़्तारी जारी कर दिए हैं। आपने इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करना है, गिरफ़्तार करके इन्हें दहशतगर्दी अदालत पेश करना है, और दहशतगर्दी अदालत के ज़रिए ही इन्हें जो है वो जेल मुंतकिल किया जाएगा। मगर अभी तक 400 में से 400 ज़ायद मुल्ज़मान में से अभी तक पुलिस एक भी मुल्ज़म पकड़ने में जो है वो नाकाम है।
कोई भी मुलज़म नहीं पकड़ सकी, जिसमें मरकज़ी क़यादत शामिल है, मकामी पार्टी के जो कारकुनान हैं या फैसलाबाद की जो मकामी क़यादत है, कोई एक मुलज़म भी गिरफ़्तार नहीं हुआ। तमाम जो तफसीली फ़ैसला कल जारी किया गया है उसमें यह मेंशन किया गया है कि आप लोग अपील का हक़ रखते हैं, आपने 15 रोज़ के अंदर अपील करनी है। ये इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने 15 दिन की उन्हें अपील के हवाले से मोहलत दी है। ओके, अपील से पहले सरेंडर करना पड़ेगा। अब जो वकला पेश होते हैं, देखें हम कानूनी तालिब इल्म तो नहीं हैं, मगर सारा दिन कोर्ट की बीट करते हैं, सारा दिन अदालतों में फिरते हैं, तो हमारी वकला से इस सिलसिले में बात भी होती रहती है कि फ़र्दर अब क्या लाहे अमल होगा। तो वकला का ये कहना है, जो कि कानूनी तालिब इल्म है, वो ये कहते हैं कि अब इन्हें पहले सरेंडर करना पड़ेगा, सरेंडर करने के बाद ये फिर अपील का हक़ रखते हैं। मगर हमने देखा कि जो गुज़िश्ता 3 मुकदमात में फ़ैसले सुनाए गए हैं, किसी भी मुलज़म ने जो है सरेंडर नहीं किया, इसलिए किसी मुलज़म की जानिब से जो थी वो अपील के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट लाहौर से रजू नहीं किया गया। तो ऐसा लगता है, और ये कह भी सकते हैं हम कि चौथे मुकदमे में भी हमें यही लगता है कि शायद जिन मुलज़मान को सज़ाएँ सुनाई गई हैं वो शायद सरेंडर ना करें, इसलिए वो अपील की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये टोटल फैसलाबाद इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत की जानिब से फ़िलहाल अब तक कार्रवाई रही है। इसमें जो आखिरी पैराग्राफ है, क्योंकि 73 सफ़ात पर मुश्तमिल था, गुज़िश्ता 3 फैसलों में भी हमने यही देखा और चौथे फैसले में भी हमने यही देखा, सिमीबिया ताहिर जो हैं और उसके साथ आज़म खान स्वाति, ये इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेश होते रहे हैं, केस ट्रायल का जो था वो सामना करते रहे हैं, मगर इसके बाद अडियाला जेल में इन्हें मुख्तलिफ़ नौइयत के केसेस में गिरफ़्तार किया गया। तो अडियाला जेल में होने के सबब दोनों मुलज़मान जो थे वो इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेश ना हुए, जिस पर अदालत ने आखिरी पैराग्राफ में दोनों मुलज़मान को अहकामात जारी किए हैं तलबी नोटिस के हवाले से कि आप इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेश हों और जो मुकदमात आपसे मुतल्लिक चल रही हैं आप उन्हें आकर फेस करें, आप उनका सामना करें। अब उसकी तारीख़ जो है वो मेंशन नहीं की कि उन्हें किस तारीख को तलब किया है, बस तलबी के नोटिस जारी कर दिए हैं और आज़म खान स्वाति और दूसरी जो मुलज़मा मैडम है उन्हें भी इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत की तरफ से बिल्कुल। अब ये देखना है कि चौथे मुकदमे में ये लोग जो है वो अपील करते हैं नहीं करते, लेकिन सबसे पहले तो जो सरेंडर करना है ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब्दुर्रहमान, अगर दूसरी जानिब देखें, जो कि चौथा मुकदमा था जिसका फ़ैसला कल सुनाया गया, राना सनाउल्लाह के डेरे पे ये हमले के केस के हवाले से था, आप तब रिपोर्ट भी कर रहे थे, आप तब फील्ड में भी थे, ये मुकदमा आखिर क्या था? देखिए, जब उस दिन एहतजाज हो रहा था सास अदारे के दफ्तर के बाहर, पुलिस वैनें जलाई जा रही थी गुलाम मोहम्मदाबाद थाने के बाहर, तो इसी तरह से राना सनाउल्लाह खान के डेरे पर भी हमला हुआ, डी टाइप चौक भी ब्लॉक किए रखा है इन्होंने, 9 मई के रोज़ की बात है। तो आग जलाने की कोशिश भी की, डेरे को अच्छा खासा डैमेज भी किया गया, तोड़ फोड़ भी की गई, जो वहाँ पे कारकुनान थे बड़ी मुश्किल से निकले जो कि उधर मौजूद थे। तो ये किसी के घर पर हमला करना बलवे की सूरत में ये 780 में ही आता है। ठीक है। तो ये दहशतगर्दी की खसूसी अदालत ने ही इस मुकदमे को सुनना था। हाँ, इसके बाद जो अपर कोर्ट्स है वो देखते हैं कि इस पे क्या जो है वो सज़ाएँ देती है, फ़ैसला बहाल रखती है या क्या करती है, लेकिन जो अभी तक हुआ है ये कानून के मुताबिक ही हुआ है, कानून के मुताबिक ही डील किया गया है और ये बहरहाल है कि बड़ा स्पीडी तरीके से इसको डील किया गया। अदालतों की हदायत भी थी कि जल्द अज जल्द इन मुकदमात के फ़ैसले किए जाएँ। तो फैसलाबाद में अब आलमोस्ट जो है वो ये 9 मई के हवाले से जो केसेस है वो मुकम्मल हो गए हैं। तो अब जैसे पिछले 3 केसों में अदादार ने बताया कि ना तो कोई मुलज़म सरेंडर किया है और ना ही किसी ने लाहौर हाई कोर्ट में अपील की है। ये सिर्फ सरगोदा और वज़ीराबाद से अपील की थी, ताहम वो अपीलें भी उनकी मुस्तरद कर दी गई और बुनियाद ये बनाई गई थी कि पहले सरेंडर करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो है उनकी अपील एक्सेप्ट की जाएगी, सुनी जाएगी, काबिल समात है, फिर उसके बाद उस पर मज़ीद जो है वो फर्दर प्रोसीडिंग होगी। ताहम पहले मरहले में अपील रिजेक्ट इसलिए हुई कि उन लोगों ने सज़ा के अगेंस्ट सरेंडर नहीं किया जो अपनी अपनी कोर्स में चल रहे थे। तो अब फर्दर जो है वो आगे की बात करें तो PTI के जो लोग जिनसे बातें हुई हैं उनके मुताबिक वो ज़्यादातर जो अब अभी KPK में ही हैं। अपील का उनका प्लान मौजूद था। ये कह रहे थे कि अभी क्योंकि अदालतों में जजेस भी छुट्टियों पर हैं तो शायद वो सितंबर के आगाज़ से अपील करें। कुछ लोग चाह रहे हैं कि वो KPK हाई कोर्ट से रुजू करें, कोशिश उनकी ज़रूर है, लेकिन जो अभी तक सिनेरियो चल रहा है कि जिसके मुताबिक 9 सितंबर को सेनेट का इलेक्शन है जिसमें राना सनाउल्लाह खान भी फैसलाबाद से मुस्लिम लीग नून के टिकट होल्डर हैं। तो ये एजाज़ चौधरी जो कि PTI के हमायत याफ्ता सेनेटर थे, उनको भी सज़ा सुनाई गई थी 9 मई में। ये उस वजह से सीट खाली हुई थी
तो कहने का मतलब ये है कि थोड़े दिन बाकी रह गए हैं, अभी तक पीटीए की जानिब से या पीटीए के हमारे याफ्ता लोगों की जानिब से लेकिन अगर सियासत कोई के हलचल पॉइंट ऑफ नहीं व्यू है। से देखें, हम देखेंगे कि ज़िमनी इलेक्शन भी होने वाले हैं और ऐसे में अपील जो है वो भी आई गेस 15 डेज़ के अंदर अंदर आपने करनी होती है। पिछले 3 मुकदमात में इन्होंने अपील नहीं की, तो अब चौथे मुकदमे के बाद क्या ये लोग अपना लाहे अमल चेंज करेंगे? अब मुकदमात पूरे हो गए हैं, जेल में ये मुलाकात के लिए भी जा रहे हैं, शायद उसमें मज़ीद चीज़ें तय हो जाएं कि पूरे मुल्क में जो केसेस हैं वो मैच्योर हो रहे हैं, कई और शहरों में भी मैच्योर हो रहे हैं, कुछ में सज़ाएं सुना दी गई हैं। तो जो कुछ भी किया जाएगा वो मुश्तरका ही पीटीए की जानिब से किया जाएगा। फिर दूसरी बात ये है कि अदालती रिलीफ अगर एक मुकदमे में किसी एक को मिलेगा, फिर वो उसी नज़ीर की बुनियाद पर सभी को मिलेगा। यानी कि अब इलेक्शन कमीशन भी कई दिनों तक यही देखता रहा है कि अदालतें क्या फ़ैसला सुनाती हैं। सियासी लोग टिकट लेने से पहले, कैंपेन करने के हवाले से, शेड्यूल से पहले कई दिन तक यही देखते रहे थे कि क्या जो है वो माहौल बनता है। तो मुझे ये लग रहा है कि जैसे 9 सितंबर को सेनेट का इलेक्शन है, अगर इलेक्शन हो जाते हैं उसके बाद अपील सुनी भी जाती है तो फिर मुश्किल हो जाता है, क्योंकि माजी की ये मिसालें मौजूद हैं कि जब इंतखाबात हो गए तो फिर उसके बाद इंतखाबात रोकने की अपील नहीं सुनी जाती। क्योंकि जब माजी की मैं थोड़ी पिछले सालों की बात करूँगा कि ज़ियाउल हक ने 1988 में असम्बली तोड़ दी थी। बदकिस्मती ये हुई कि कुछ दिनों बाद उनकी तैयारे में वो हलाकत हो गई। उसके बाद नया इलेक्शन अनाउंस हो गया। तो जब वज़ीर आज़म मोहम्मद ख़ान जनेजो, जो कि उस वक्त जिनकी असम्बली तोड़ी गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट पेश हुए थे कि मेरी असम्बली गैर कानूनी तौर पे तोड़ी गई है, उसको बहाल किया जाए। तो अदालत ने ये कहा था कि आपकी जो है वो हुकूमत गैर कानूनी तरीके से तोड़ी गई है, लेकिन इलेक्शन अनाउंस हो चुके हैं, अब आप इलेक्शन में आएँ, अपना मैंडेट लें, तो ठीक है आएँ। ऐसे ही यूसुफ रज़ा गिलानी के केस में भी हुआ था कि जब उन्होंने कहा कि सेनेट में मेरे साथ जो है वो वोटों के सिलसिले में 2 नंबरी हुई है, तो अदालत ने कहा था ठीक है आप री इलेक्शन में चले जाएँ, तो दोबारा से मैंडेट ले लें, क्योंकि अब जो कुछ होना था वो तो सारा कुछ हो बिल्कुल गया। इसी तरह से। तो ये मुझे लगता है कि अगर सेनेट का इलेक्शन जैसे शेड्यूल आ गया हो जाता है तो फिर उसके बाद इसको रिवर्स नहीं किया जाएगा। और जैसे इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल भी जारी कर दिए गए हैं, तो मुमकिन तौर पे यही होगा कि आप दोबारा इलेक्शन में हिस्सा लें और अवामी मैंडेट हासिल करें। बिल्कुल इसी तरह से है। सियासत के हवाले से तो वाकई अब जो मैदान है इसका थोड़ा सा नक्शा बदलने वाला है, लेकिन अभी थोड़ी सी हम अदालती कार्रवाई के हवाले से फ़र्दर भी बात करते हैं। ज़्यादा जिस तरह से हमने देखा है कि 3 मुकदमात में कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई, चौथे में भी नहीं हुई, अब इश्तिहारियों के ख़िलाफ़ फ़र्दर क्या कार्रवाई मुतवक्के हो सकती है? देखें, इश्तिहारियों के हवाले से बात करूँ, थोड़ा सा अपने अवाम को इस सिलसिले में कहा करता चलूँ। जो हमने अब तक रिपोर्ट्स वगैरह पढ़ी हैं, जो हमने ज़िमनियाँ पढ़ी हैं, जो अदालतों में हमने कार्रवाई होती देखी है, जैसे कि KPK के वज़ीर आला हैं अली अमीन गंडापुर, वो एक दफ़ा इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेश हुए, मगर बाद में वो पेश ना हुए, अदालत ने उन्हें इश्तिहारी करार दिया गया। इसी तरह बानी PTI का नाम है, हमाद अज़हर का नाम है, बड़े बड़े नाम, असद उमर का नाम शामिल है, बड़े बड़े नाम जो है वो शामिल किए गए हैं कि उनकी जो है इमा के ऊपर वो गाइड करते थे, वो बताते थे, और उसके बाद जो मकामी क़यादत है या जो PTI कारकुनान हैं वो उस तरह से हमलावर होते थे और उन मकामात को अपना निशाना बनाते थे जो उन्हें वहाँ से डायरेक्शन मिलती थी। मरकज़ी जो इनका 17-19 मुल्ज़मान का जिनका बार बार जिक्र हो रहा है, चक्री के मकाम का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि फैसलाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत की जानिब से एक गुज़िश्ता दिनों सरकारी वकील जो थे वो तैनात किए गए। सरकारी वकील से मुराद कि उनकी फ़ीस जो है वो सरकार अदा करेगी और वकील जो है वो प्राइवेट होंगे। तो वो इस सिलसिले में तैनात करने पड़े हैं कि चक्री से जो इंस्पेक्टर बतौर गवाह इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में पेश हो रहा था, तो मुल्ज़मान के वकील अदालत में पेश नहीं हो रहे थे, जिसके सबब उनके जो गवाही थी वो बयान अदालत में रिकॉर्ड नहीं हो पा रही थी, जिस पर अदालत ने नोटिस जारी किए और जो मुल्ज़मान के वकील थे उन्हें कहा कि अगर आप लोग नेक्स्ट कार्रवाई में अगर पेश नहीं होते तो हम फिर वकील हायर करके उनकी मौजूदगी में जो है वो सरकारी गवाह जो कि आ रहा है चक्री से, उसका हम बयान रिकॉर्ड करवाएंगे। क्योंकि 10 से 12 दफ़ा जो इंस्पेक्टर थे उन्हें यहाँ पे आना पड़ा, मगर मुल्ज़मान के वकील ना होने के सबब उनका बयान जो था वो रिकॉर्ड नहीं हो सका। और ये चक्री का मकाम है जहाँ पे ये सारी मीटिंग्स हुई हैं और वहीं से जो थी फर्दर जो थे वो कॉल्स वगैरह जाती रही हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये अब तक जो डॉक्यूमेंट सामने आए हैं, जो अदालती कार्रवाई के दौरान सामने आते रहे, ये जो मुल्ज़मान के वकील हमें बयान देते रहे हैं दौरान पेशी, तो ये उनकी बात है। तो उसके बाद मरकज़ी जो था वो चक्री हो गया।
चक्री से ये सारी गाइडेंस होती रही है। तो इसमें बेशतर जो आला क़यादत के रहनुमा हैं वो अभी तक इश्तिहारी चली आ रहे हैं। ठीक है, और ज़्यादातर इश्तिहारियों के हवाले से क्या कार्रवाई होगी इस पे मैं आपका पॉइंट ऑफ फर्दर भी जानूंगी, लेकिन यहाँ पर छोटे से ब्रेक का टाइम हो गया है तो कहीं मत जाइए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ सालगिरह के हवाले से। सालगिरह का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ख़ास दिन होता है। इससे मैं समझती हूँ कि एक बहुत अच्छे से जो है सेलिब्रेट करना चाहिए और इस दिन आपको बहुत ज़्यादा वेल विशेस भी मिल रही होती हैं। तो आप भी आपकी जो सालगिरह है वो हम सिटी एट 10 में शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट्स करना पड़ेंगी। आपको अपनी बर्थडे की डेट और साथ बर्थडे के हवाले से जो क्लिप आप हमें शेयर करना चाहते हैं वो भेजें। आपकी सालगिरह शामिल करेंगे हम सिटी एट 10 में। और आज सालगिरह के हवाले से जो हमारे पास सबसे पहला क्लिप है वो है हसन अली का। सबसे पहले देखते हैं। हसन अली को सिटी 41 की पूरी टीम की जानिब से बर्थडे की ढेरों ढेरों मुबारकबाद। आप इसी तरह से अपनी बर्थडे जो है वो अपने प्यारों के साथ सेलिब्रेट करते रहें। आपकी ज़िंदगी का हर दिन इसी तरह से खुशियों से महकता रहे और आपकी ज़िंदगी में बेशुमार कामयाबियाँ आएँ। और हमारे पास जो सेकंड बर्थडे है वो है बिलाल मलिक की। तो देखते हैं ये क्लिप। ढेरों मुबारकबाद। आपकी ज़िंदगी का हर दिन इसी तरह से खुशियों से महकता रहे और आप अपनी जो सालगिरह है ये अपने अपनों के साथ इसी तरह से मनाते रहें। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब जैसे कि हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे 9 मई के मुकदमात के हवाले से, जिसमें हम जो चौथे मुकदमा के हवाले से बात कर रहे थे। और बहुत सारे लोगों के जहन में भी ये सवाल आ रहा होगा कि मुकदमात की सज़ा तो सुना दी गई लेकिन चारों मुकदमात में कोई भी गिरफ़्तारी जो है वो नहीं हुई। तो अब फर्दर जो इश्तिहारी हैं उनके ख़िलाफ़ क्या कार्रवाई हो सकती है, इस पर हुसैन मैं आपका फर्दर पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहती हूँ। अच्छा मैम, इसमें अगर आला क़यादत के वाले से बात की जाए, अली अमीन गंडापुर का नाम इश्तिहारियों में शामिल है फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत की जानिब से, और इसी तरह उमर फ़रूक हैं और अली अफजल शाही और इस समय दीगर रहनुमा हैं जिन्हें अदालत ने इश्तिहारी करार दिया हुआ है और पुलिस को अहकाम जारी किए गए हैं कि इन मुल्ज़मान को गिरफ़्तार किया जाए होगा। अभी बात हो रही थी मेरी वकला से, तो उनका ये कहना है कि तरीक़ाकार ये होता है कि पहले इन्हें गिरफ़्तार किया जाएगा, इसके बाद इन्हें जेल मुंतकिल किया जाएगा और उसके बाद इन्हें केस ट्रायल के हवाले से इनके जो चलान है वो अदालत में जमा किए जाएंगे। उसके बाद फिर केस ट्रायल जो है वो इनसे मुतल्लिक़ शुरू होगा और फिर जिस तरह दीगर मुल्ज़मान को सज़ाएँ सुनाई गई हैं इसी तरह फिर इन इश्तिहारियों को जो है वो सज़ाएँ सुनाई जाएंगी। मगर अभी बात हो रही थी तो इश्तिहारियों के हवाले से कोई तादाद कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, हमें लग रहा था कि बहुत ज़्यादा होगी, मगर अभी पता चला है कि ना होने के बराबर तकरीबन कह सकते हैं 4 से 5 रहनुमा बनते हैं और उन समेत कोई दिगर मुल्ज़मान होंगे। तो ये वो हैं अभी तक जो अदालती इश्तिहारी चले आ रहे हैं। अगर दीगर मुकदमात कल से बात की जाए, जिस तरह शेख वकास अकरम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया गया है, मगर शेख वकास अकरम के ख़िलाफ़ जो मुकदमा दर्ज किया गया है वो जंग थाना कोतवाली पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है, मुकदमा नंबर 723/23 और उसमें इल्ज़ाम है कि इन्होंने एक तकरीर की है इश्तियाल अंगेज़ और अवाम में इंतशार फैलाने के हवाले से वो तकरीर की गई है। तो उसमें MNA मुंतखब हुए थे शेख वकास अकरम जंग से, वो अदालती इश्तिहारी चले आ रहे हैं। इससे अगर दिगर केसेस के हवाले से बात की जाए तो इश्तिहारियों की जो तादाद है वो बहुत ज़्यादा होगी। मगर सानिया 9 मई के हवाले से अगर बात की जाए तो सानिया 9 मई के हवाले से उमर फ़रूक फैसलाबाद से, अली अफजल शाही MNA मुंतखब हुए हैं और इसी तरह अली अमीन गंडापुर जो कि इस वक्त CM है KP के, और इस सभी दीगर रहनुमा और मुल्ज़मान हैं जिन्हें अदालत की जानिब से अदालती इश्तिहारी करार दिया गया है। और इसी सिलसिले में CPO फैसलाबाद को भी अहकाम जारी किए गए हैं कि इन इश्तिहारियों को गिरफ़्तार किया जाए, गिरफ़्तार करके अदालत में पेश किया जाए। अभी तो जो मुल्ज़मान जो थे अदालत में पेश होते रहे हैं केस की समाअत के हवाले से और उन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जा सका, और ये जो दीगर इश्तिहारी हैं जिन्हें गिरफ़्तार करने के हवाले से, और सुनने में आया है कि कुछ मुल्ज़मान जो हैं वो बैरून मुल्क भी जा चुके हैं, जैसे उमर फ़रूक के हवाले से यही सुनने में आया कि वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। तो अभी मुल्ज़मान जिन्हें सज़ाएँ सुनाई गई हैं आम कारकुनान हैं, पुलिस उन्हें पकड़ने में नाकाम है। मरकज़ी क़यादत आप देख लें, आए रोज़ TV स्क्रीन के ऊपर वो मीडिया टॉक कर रहे होते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, प्रेस ब्रीफिंग दे रहे होते हैं, और दीगर जो कारकुनान हैं जो गली मोहल्ले मुख्तलिफ समनाबाद, डी टैप कॉलोनी या गुलाम अहमदाबाद, समनाबाद और दीगर गिरदोनवा के इलाकों से मुकीम है, तो उन्हें भी अभी तक पुलिस जो है पकड़ने में बुरी तरह नाकाम है। ताहम इसके साथ साथ जो मुतल्लिका SPs हैं टाउन के, उन्हें भी अहकाम जारी किए गए हैं CPO फैसलाबाद की तरफ से भी, अदालत की तरफ से भी, कि इन मुल्ज़मान के घरों को देखा जाए और वहाँ पे अगर वो आते हैं
तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए। बिल्कुल इसी तरह से अगर ज़्यादा देखें ना कि ये मुकदमात के फ़ैसलों के हवाले से बड़ी अच्छी तरह और बड़ी अच्छी एक हम देख रहे हैं कि बड़ी देर से, लेकिन बहुत जल्दी जो है ये मुकदमा जो हैं ये सुना दिए गए इनके फ़ैसले। लेकिन अब सवाल ये है कि जो सज़ाएँ सुनाई गई हैं और जो कि आम लोग थे इसमें शामिल जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया, उन्हें कब गिरफ़्तार किया जाएगा? इस हवाले से ज़ाहिर सी बात है पुलिस का भी ताउन दरकार होगा और दीगर जो मामलात हैं वो भी देखे जाएंगे। तो ये मामला आप कब तक देख रहे हैं? देखिए, इसमें कल की अगर बात करूँ तो कल 130 के करीब पुलिस एहलकार इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत के अंदर और बाहर जो तो तैनात थे, और इसी तरह कैदी वैन जो थी 3 से 4 वो भी कल मौजूद रही। पिछले मुकदमात में भी हमने देखा कि पुलिस की एक बहुत बड़ी नफरी जो थी वो तैनात रही अदालत के अंदर और अदालत के बाहर। मकसद ये था कि मुल्ज़मान पेश होंगे और मुल्ज़मान को जब सज़ाएँ सुनाई जाएंगी, जिन मुल्ज़मान को सज़ाएँ सुनाई जाएंगी उन्हें मौके से गिरफ़्तार किया जाएगा और मौके से गिरफ़्तार करने के बाद उन्हें गाड़ी में बंद किया जाएगा, गाड़ी के ज़रिए उन्हें जो है जेल भिजवाया जाएगा। मगर हमने गुज़िश्ता पेशियों पे देखा कि कोई भी एक मुल्ज़म जो है पेश नहीं हुआ। 400 से ज़्यादा मुल्ज़मान को सज़ाएँ सुनाई गई हैं और कल भी हमने यही देखा कि 75 मुल्ज़मान को सज़ाएँ सुनाई गई हैं और जिन मुल्ज़मान को बरी किया गया उनकी तादाद तकरीबन 34 के करीब है। 109 मुल्ज़मान में से एक मुल्ज़म भी जो है वो कल अदालत में पेश नहीं हुआ। जिन्होंने बरी होना था वो भी फ़ैसला सुनने के लिए नहीं पहुँचे, कहीं हमें सज़ाएँ ना सुना दी जाएँ, और जिन्हें सज़ाएँ सुनानी थी उन्हें तो चलो सज़ाएँ सुनाई गई हैं। तो इसलिए कोई भी मुल्ज़म पेश ना होने के सबब गिरफ़्तार नहीं हुआ। अब ये पुलिस के लिए चैलेंज है कि इन मुल्ज़मान को कब तक गिरफ़्तार करती है और किस तरह गिरफ़्तार करते हैं, क्योंकि अदालत ने फ़ैसला सुना दिया है और पुलिस ये नहीं कि अब पुलिस जो है सिलसिले में कोई कार्रवाई अमल में नहीं ला रही। पुलिस की जानिब से वक्तन फ़ौक्तन वहाँ पे जो है वो घरों पे छापे भी मारे जाते होंगे। उन मुल्ज़मान के हवाले से जो है वो तलाश भी उन्हें किया जा रहा होगा कि वो कहाँ पे मौजूद हैं और कब वो फैसलाबाद आते हैं या मुतलका इलाके में आते हैं तो उन्हें गिरफ़्तार किया जा सके। फ़िलहाल अभी एक भी मुल्ज़म जो है पुलिस से बिल्कुल, लेकिन पुलिस के लिए ये एक चैलेंज होने वाला है कि इतने लोग हैं और इतने गिरफ्तारियों के लिए छापे भी मारे जाएंगे और जाहिर सी बात है कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अब्दुर्रहमान, अगर हम दूसरी जानिब देखें, इस्माइल सिला नाम है, ठीक है, फैसलाबाद से हम देख रहे हैं कि 3 हल्के तो ऑलरेडी खाली थे, 2 और होने जा रहे हैं। तो इस चीज़ को आप किस तरह से देखते हैं? अगर इस्माइल सिला की इस गिरफ़्तारी अगर वो दे देते हैं या अपील करते हैं तो उनका रोल आप किस तरह से सियासत में देख रहे हैं और फैसले के बाद किस तरह से बदल गया है? देखिए, PP 115 और PP 116। PP 115 में शेख शाह जवेद कामयाब हुए थे। उन्होंने मियाँ ताहिर जमील जो नून लीग के साबिक़ MP थे उनको हराया था तकरीबन कोई 13,000 की लीड से। इसी तरह से PP 116 में राना अहमद शहरयार खान थे जो राना सनाउल्लाह खान के फर्जंद हैं, तो उनको मलिक इस्माइल सीला ने हराया था कोई 14,000 की लीड से। तो अब ये दोनों हल्के मुमकिन तौर पे खाली हो जाएंगे क्योंकि फ़ैसला हो गया। इलेक्शन कमीशन डी-सीट करेगा, फिर उसके बाद इलेक्शन शेड्यूल जारी कर देगा। तो ये पूरी पॉलिसी है PTI की, अगर तो एक बंदा सरेंडर करता है तो फिर सारे ही करेंगे और वो अपीलों में जाएंगे। अगर कोई नहीं करता, उनका प्लान है कि ये सरेंडर नहीं करेंगे, तो फिर कोई भी नहीं करेगा। हालांकि मलिक इस्माइल सीला साहब की जो सेहत है वो काफ़ी डैमेज रही है, पिछले दिनों उनकी सर्जरी भी हार्ट की हुई है, तो वो मतलब, लेकिन इसके बावजूद मुझे लग नहीं रहा, क्योंकि ये पॉलिसी पूरी पार्टी की पॉलिसी है, किसी इंडिविजुअल के लिए बदलेगी नहीं। तो अगर किसी ने अभी तक नहीं किया, पूरे पंजाब में जितने भी केसेस आए हैं, जैसे वज़ीराबाद से आया है, सरगोदा से आया है, लाहौर से आया है, फैसलाबाद में आए हैं, दीगर अजला में भी आएंगे, रावलपिंडी में भी कुछ केसेस का फ़ैसला हुआ था। तो ये फिर इसका मतलब है कि कोई भी नहीं करना चाह रहा ना। ये इनकी बतौर पॉलिसी है कि जितने भी इनके अहम रहनुमा हैं, कारकुनान हैं, जिनको सज़ाएँ हो जाएंगी, वो पहले से ही KP के सेफ़ हाउस में चले जाते हैं। और अगर ये अपील का प्लान करेंगे, सरेंडर करने का करेंगे, फिर भी उस हिसाब से करेंगे कि जिसमें इनकी कोई ना कोई बचत हो जाए, क्योंकि काफ़ी बड़े रहनुमा पहले से जेलों में मौजूद है और इस वजह से फिर ये होता है कि जो कारकुनान हैं उन पर बिल्कुल जो पॉलिसी है कंपनी की या किसी भी पार्टी की वो फॉलो करनी पड़ती है। अब देखना ये है कि क्या ये लोग अपील कर रहे हैं या कोई कार्रवाई फर्दर जो है वो किस तरह से देखी जाती है। और दूसरी जानिब अगर हम सियासी मैदान के हवाले से बात करें तो इलेक्शन जो है, ज़िमनी इलेक्शन, उसके हवाले से भी बहुत सारी पार्टियाँ जो है वो तैयारियाँ कर रही हैं। तो ये जो फ़ैसला है ये सियासी मैदान में किस तरह से PTI को मुतासिर कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे और मुस्लिम लीग नून की तैयारियाँ किस तरह से, इस पर बात करेंगे। लेकिन वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए हमारे साथ।
KTR10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ घर के हवाले से और सब्जियों के हवाले से। किचन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी और घर में पूछे जाने वाला सबसे आम क्वेश्चन यही होता है कि क्या बनाया जाए। और एक चीज़ जो मैं अक्सर कहती होती हूँ कि बजट को मद्देनज़र रखने के लिए हमें जो सब्जियाँ हैं वो किस भाव फ़रोख्त हो रही हैं, फ्रूट्स के क्या रेट चल रहे हैं, चिकन किस कीमत पे मिल रहा है, ये सारी चीज़ें हमें डेली बेसिस पे पता होना चाहिए। तो आपकी आसानी के लिए हमारा जो सेगमेंट होता है आज के भाव, हम तरतीब देखते हैं। तो आज के भाव में देखते हैं कि सब्जियां और भाव किस फ़रोख्त होते हैं। चलते हैं हमारे पहले सेगमेंट की तरफ, आज के भाव। अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा कि आज सब्जियां और फ्रूट्स के क्या भाव हैं। तो बात करें सब्जियों, फलों और ब्रायलर मुर्गी की कीमतों के हवाले से, तो आज का जो रेट है वो सेब का 210 रुपये, केला 130 रुपये दर्जन, आम चौंसा 230 रुपये किलो, अमरूद 75 रुपये किलो, इसके अलावा अनार 300 रुपये किलो। दीगर अगर फलों की बात करें तो यहाँ पर पपीता 400, शकरकंदी 110, आड़ू स्पेशल 210 रुपये किलो, आलू बुखारा 220 रुपये किलो, अंगूर सुंदरखानी 350 रुपये किलो होगा। अगर बात करें सब्जियों के हवाले से तो आलू 75 रुपये किलो, प्याज 60 रुपये, टमाटर 100 रुपये, लहसुन 240 रुपये, सब्ज़ मिर्च 70 रुपये, लीमू 255, फूल गोभी 115, बंद गोभी 95, घिया कद्दू 75, बैंगन 90, खीरे 100, मटर सब्ज़ 235, पालक 70, शिमला मिर्च 170, भिंडी तोरी 150, गाजर 100, अरबी 70 रुपये किलो, धनिया की गुटी 150 रुपये, घिया तोरी 110, गाजर देसी 140, हलवा कद्दू 50, करेली 110, टिंडे 180। और इसके अलावा अगर बात करें ये ब्रायलर मुर्गी के हवाले से तो ब्रायलर मुर्गी 411 रुपये परचून रेट है फ़ी किलोग्राम ब्रायलर ज़िंदा का, जबकि मुर्गी का जो गोश्त है फ़ी किलोग्राम 595 रुपये किलो होगा और अंडा फार्मी फ़ी दर्जन 298 रुपये होगा। ये मार्केट कमेटी की जानिब से आज की कीमतों का अहवाल जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया अब्दुर्रहमान तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ एजुकेशन के हवाले से। देख रहे हैं कि दुनिया में बहुत जिद्दत आ रही है, कोई भी फील्ड है वो हेल्थ केयर की है, बिज़नेस की है, और इसके साथ साथ एजुकेशन के हवाले से भी बात करें तो इस फील्ड में भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड्स चेंज हो रही हैं। हम देख रहे थे कि कन्वेंशनल एजुकेशन का आज से 10-15 साल पहले बहुत स्कोप था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि कन्वेंशनल एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स भी मैटर करती हैं, टेक्निकल एजुकेशन भी मैटर करती है। आज के दौर में टेक्निकल एजुकेशन का क्या फ्यूचर है, क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इस टॉपिक पे गुफ्तगू करने से पहले जो आज हमारे ख़ास मेहमान हैं उनका तारुफ करवा दूँ। आज हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है अरशद अवान साहब ने। आप प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी समनाबाद फैसलाबाद से हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। सबसे पहले तो अरशद साहब हम बात करेंगे, अगर कन्वेंशनल एजुकेशन के हवाले से बात करें तो अब ये भी बात की जा रही है कि कन्वेंशनल एजुकेशन अब थोड़ी सी पीछे जाती हुई दिखाई दे रही है। आज का जो दौर है वो टेक्निकल एजुकेशन का है। आप क्योंकि टेक्निकल फील्ड से भी ताल्लुक़ रखते हैं, टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से भी समझते हैं, आपकी इस हवाले से क्या ओपिनियन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद। जी मैम, आज का प्रोग्राम जो आपने रखा है बहुत ही अच्छा टॉपिक है इस बारे में कि टेक्निकल एजुकेशन, और ये इस दौर की डिमांड है। कन्वेंशनल एजुकेशन की अपनी इम्पोर्टेंस है, अहमियत है। हर दौर में मुख्तलिफ जो एजुकेशंस हैं जिनमें सिंपल एजुकेशन या कन्वेंशनल एजुकेशन जिसे हम कहते हैं वो अपनी जगह पे, लेकिन मुस्तकबिल अब पूरी दुनिया का हुनरमंदी में है, ठीक है, स्किल में है। जब तक हमारे नौजवान स्किल से आरास्ता नहीं होंगे उस वक़्त तक हमारा मुल्क आगे तरक्की नहीं कर सकेगा। और इस स्किल को प्रोवाइड करने के लिए हमारे टैफ्टा का बहुत बड़ा रोल है पूरे पंजाब में, पंजाब टैफ्टा। और उस टैफ्टा में जितने भी कोर्सेज़ हैं, आप ये देखिए हमारे पास सैकड़ों कोर्सेज़ इस वक्त ऐसे हैं कि जो पूरे पंजाब में 3 माह के कोर्स से लेकर 3 साल के कोर्स वो हम करवा रहे हैं। और तकरीबन 400 से ज़्यादा अदारे हैं पूरे पंजाब में जिनमें टैफ्टा मुख्तलिफ़ किस्म की स्किल्स नौजवान नस्ल को प्रोवाइड कर रही है। और इसके लिए हमारे चेयरपर्सन जनाब मोहम्मद साजिद खोकर साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री, उनकी बड़ी कोशिशें हैं। और सीनियर डीजी हमारे अख्तर अब्बास भरवाना साहब, पूरे पंजाब में दिन रात उनकी मेहनत, कोशिश, विज़िट्स और गाइडेंस हमारे पास है। यही नहीं कि ये पाकिस्तान के अवाम के लिए या नौजवानों के लिए इस तालीम की इम्पोर्टेंस है, फ़नी तालीम की, बल्कि पूरी दुनिया को हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, देखें पूरी दुनिया में इस वक्त UNO में 193 कंट्रीज़ हैं, जिनमें से एक पाकिस्तान है।
तो 192 कंट्रीज़ हमारे इन नौजवानों की तरफ देख रहे हैं कि जनाब आप आइए, आप हमें अपनी स्किल प्रोवाइड करें, हमें आपकी ज़रूरत है। सही। और ये मुल्क की रेमिटेंसिस के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर हम ये नौजवान, आपको पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त 25 करोड़ आबादी है और उस 25 करोड़ आबादी का 64% यंग पॉपुलेशन पर मुश्तमिल है। और यंग पॉपुलेशन 64, इनकी एज है 15 to 30 ईयर्स, 15 से 30 साल की उम्र में ये 64% पॉपुलेशन जो तकरीबन 16 करोड़ बनता है। और इतनी बड़ी यंग पॉपुलेशन दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं है। और अगर हम हमारी बात करें यूथ के हवाले से, टैलेंटेड भी बहुत हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से जब बात करें तो हमारे अक्सर नौजवान नस्ल जो है वो बेरोज़गार दिखाई देती है। कहीं ना कहीं मैं तो ये समझती हूँ कि शायद हम स्किल पे उस तरह से काम नहीं कर रहे, हमारे पास काबिलियत तो है, अहलियत तो है, लेकिन स्किल्स नहीं है, जिसकी वजह से हम कम्पीट नहीं कर पा रहे। ये इस की इंफॉर्मेशन जो है पूरे पंजाब में, मैंने बताया जैसे पहले 400+ हमारे पास अदारे हैं टैफ्टा के पास, जिनमें 3 माह से लेकर 3 साल के कोर्स, और ये इन्फॉर्मेशन हम मुसलसल आवाम को प्रोवाइड कर रहे हैं, अपनी यंग जनरेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें टेलीविज़न भी है, रेडियो भी है, अखबारात भी है, पैम्फलेट्स भी हैं, ब्रोशर्स भी हैं, बैनर्स भी हैं। हम हर बल्कि इवन के हम मुख्तलिफ स्कूलों में भी जाते हैं, बच्चों के पास जिन्होंने मैट्रिक किया होता है उनके पास भी जाते हैं, लेक्चर्स उनके स्कूलों में देते हैं, बच्चों को टेक्निकल एजुकेशन की इम्पोर्टेंस के बारे में बताते हैं ताकि उनको स्किल आए, क्योंकि स्किल आएगी तो फिर ही वो कुछ अर्निंग कर सकेंगे। और ये सिर्फ अर्निंग ही नहीं, अपनी सर्विसेज ही नहीं, बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप, अपना बिज़नेस भी शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। और अगर बिज़नेस के हवाले से बात करें तो बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए इंसान के पास स्किल भी होनी चाहिए, स्ट्रेटजी भी होनी चाहिए, फिर जाके जो है इंसान बिज़नेस सेटअप कर सकता है। तो फर्दर भी हम टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है इब्रार वाहिद साहब ने। आप बानी हैं करियर काउंसलिंग फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं इब्रार साहब? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला है। हम टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम देखें ना, आज की नौजवान नस्ल के पास टैलेंट भी मौजूद है, एजुकेशन भी मौजूद है, लेकिन कहीं ना कहीं हम गलती कर देते हैं कि हमारे लिए राइट फील्ड कौन सी है, राइट डायरेक्शन क्या है, उसके इंतखाब के लिए। तो आप क्योंकि करियर काउंसलिंग के डिपार्टमेंट को भी देखते हैं तो आप रेगुलरली लोगों से मिलते भी होंगे, बात भी करते होंगे, तो करियर काउंसलिंग में प्रॉब्लम कहाँ पर आ रही है हमारे स्टूडेंट्स को? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी थैंकफुल कि आज इस वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करें। करियर काउंसलिंग एंड टेक्निकल एजुकेशन द बोथ आर वेरी हॉट इशूज़। जैसे कि आपने कहा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर जो डिफरेंट हम इशूज़ देख रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेबर फोर्स सर्वे जो 2020-21 का लास्ट हुआ था उसके अकॉर्डिंग, उसके मतलब 6.3% जो है अनएम्प्लॉयमेंट रेट है पाकिस्तान में ओवरऑल। और जबकि हम ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें कि जो वो लोग जिन्होंने ग्रेजुएशन भी किया हुआ है लेकिन बट दे आर स्टिल अनएम्प्लॉयड, तो वो 16.1% है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जिसकी वजह से मतलब इसकी जो रीज़न्स की जब हम बात करते हैं तो इसकी बहुत सी रीज़न्स है कि हमारे जो स्टूडेंट है, एक तो उसका जो एटीट्यूड का इशू है, स्टूडेंट्स आर नॉट एज सीरियस एज दे शुड बी एज दे वर इन मतलब आज से जो ये सोशल मीडिया जो उसने उसके जो बिहेवियर्स को बहुत बुरी तरह से इन्फ्लुएंस किया। बच्चों के जो रोल मॉडल्स हैं वो अब और हैं, जो पहले हुआ करते थे उससे बहुत डिफरेंट हैं। ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ जो एक बहुत बेसिक जो इशू है, जो मेरी पिछले 8 से 10 साल इस फील्ड में आई मैं करियर काउंसलर, बहुत से लोगों से मिलना होता है, स्टूडेंट्स हमारे पास काउंसलिंग सेशंस के लिए आते हैं। तो जो हमने असेस किया, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि स्टूडेंट जब भी कोई डिसीजन ले रहे होते हैं अपनी स्टडीज़ से रिलेटेड, तो वो इन्फॉर्म डिसीजन नहीं होता। दे डू नॉट नो कि जिस डोमेन में वो आगे एडमिशन देने जा रहे हैं उसका स्कोप क्या है। वो उसका एक पूरा प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करने की ज़रूरत होती है। बहुत से फैक्टर्स जिनको देखने की ज़रूरत होती है बिफोर डिसाइडिंग बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन कि मुझे किस फील्ड में आगे जाना है। तो उसका नुकसान फिर क्या होता है कि स्टूडेंट जब विदाउट एक अनइन्फॉर्म्ड डिसीजन लेता है तो वो आगे उसमें जाकर परफॉर्म नहीं कर पाता। उसको नहीं आइडिया होता कि जो उसकी जो पर्सनैलिटी शायद वो जो फील्ड है उसकी पर्सनैलिटी के साथ अलाइन नहीं है। जैसे कि अभी हम स्किल्स के हवाले से बात कर रहे थे इब्रार साहब के, हमने देखा है कि एक बहुत अच्छा पेंटर हो सकता है, लेकिन उसने देखा कि मेरा फ्रेंड जो है वो इस फील्ड में जा रहा है, वो टेक्नोलॉजी की दुनिया में जा रहा है, तो मुझे क्यों नहीं इस फील्ड में जाना चाहिए। तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं बिगाड़ पैदा कर रही है। तो इससे क्या हम जो हैं, अगर हम टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें या टेक्निकल स्किल्स के हवाले से बात करें, तो किस तरह से असेस किया जा सकता है कि ये स्किल
इस पर्सन के लिए बेहतर है, क्या स्कोप है, वो कौन से पैरामीटर्स होते हैं कि बीइंग अ करियर काउंसलर भी आप इस चीज़ को डील कर रहे हैं? बिल्कुल, वी हैव अ होलिस्टिक करियर डिसीजन मेकिंग मॉडल, जिसके अंदर हम डिफरेंट 8 फैक्टर्स को देखते हैं। तो जो टेक्निकल स्किल्स की जब हम बात करते हैं, द मोस्ट सूटेबल पर्सन फॉर द टेक्निकल स्किल्स is a person who lies in the interest. There are 6 interest areas, like realistic. There are some people who are realistic, some investigative, some artistic, some entrepreneurial, some conventional. तो उसमें से जो रियलिस्टिक कैटेगरी के अंदर जो पेपर फॉल करते हैं वो लोग होते हैं जिनको हैंड्स ऑन काम करना, चीज़ों के साथ काम करना पसंद होता है। चीज़ों की से मुराद है कि मशीनरी हो सकती है, वो एनिमल्स हो सकते हैं, या इस तरह जिन हैंड्स ऑन के साथ जिनको आप चीज़ों को टच कर सके, थिंग्स। तो वो रियलिस्टिक पीपल जो उस कैटेगरी में फॉलो करते हैं। और ये हमें पता कैसे चलता है कि उसमें कौन फॉलो करते हैं? अगर कोई स्टूडेंट, जो कि हम लाजमी स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं, जो भी आज के दौर में जो कोई भी बच्चा मैट्रिक के बाद आगे फर्दर स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहता है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इस प्रोसेस से गुजरे। किसी से भी, वो कोई ऐसा उसके वो सर्कल में हो सकता है, उसका बड़ा भाई हो सकता है, उसके पेरेंट्स, अगर वो दुनिया के बदलते हुए हालात को, लेबर मार्केट को अगर वो अच्छे तरीके से जानते हैं, तो वो हो सकते हैं, कोई टीचर हो सकते हैं। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि वो रेलेवेंट पर्सन होना चाहिए, जिसको वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन, वो जो एक एटमॉस्फेयर है, जो दुनिया के हालात हैं, बदलती हुई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जितनी तेज़ी के साथ चीज़ों को अफेक्ट कर रही है, जॉब मार्केट में जिस तरह से चेंजेस आ रही हैं, जॉब्स रिप्लेस हो रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से, तो जिसको इन चीज़ों का आइडिया हो। तो जैसे हम टेक्निकल स्किल्स की जब हम बात करते हैं, तो एक पूरा राइजेक मॉडल है जिसके अंदर 6 कैटेगरीज हैं। तो वो स्टूडेंट्स, वो पर्सन्स जो रियलिस्टिक कैटेगरी में फॉल करते हैं, दे आर द मोस्ट सूटेबल स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स टू बी इन द टेक्निकल स्किल्स। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम बात करें टेक्निकल स्किल्स के हवाले से हो, करियर काउंसलिंग के हवाले से हो, तो मजमूई तौर पे हमारे यहाँ डिसीजन जो है वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन नहीं होते। हम देखते हैं कि हमने अपनी सराउंडिंग से इंप्रेशन ले लिया है और ये फील्ड हम चूज़ कर लेते हैं, लेकिन उसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, जिसका नतीजा ये निकलता है कि हम जब वो डिग्री हासिल कर लेते हैं या वो स्किल्स अगर हमारे पास आ भी जाती है, तो हम उसमें बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते। टेक्निकल स्किल्स के हवाले से कौन कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं आज के दौर में, उनका स्कोप क्या है, इस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइए। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। एजुकेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे कि हम देखते हैं कि जैसे जैसे दौर तरक्की कर रहा है, एजुकेशन के तकाज़े वो भी बदल रहे हैं, और टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से बात करें तो इसकी आज के दौर में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। अगर हम एक स्टूडेंट के हवाले से बात करें, वो स्टूडेंट जिसके पास कन्वेंशनल डिग्री है, और एक वो स्टूडेंट जिसके पास कन्वेंशनल डिग्री के साथ साथ एक अच्छी स्किल भी है, उसकी लाइफ और वो स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट की लाइफ में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। तो जब भी आप अपनी स्टडी को लेकर कोई डिसीजन ले रहे होते हैं, तो करियर काउंसलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, ख़ास वो टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से हो। राशिद साहब, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे कि आज का दौर जो है वही कम्पीट कर पाएगा जिसके पास कन्वेंशनल एजुकेशन के साथ साथ टेक्निकल एजुकेशन भी ज़रूरी होगी। अगर आज के दौर के हवाले से बात करें या आने वाले चंद सालों के हवाले से बात करें, कौन से कोर्सेज़ का आप स्कोप देख रहे हैं? जी, हमारे टैप्टा में पूरे पंजाब में मैंने बताया पहले 400+ कॉलेजेस हैं, जिसमें मुख्तलिफ स्किल्स और मुख्तलिफ प्रोग्राम्स लॉन्च किए गए हैं। जिसमें हमारे कॉलेज में फैसलाबाद में गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी फैसलाबाद समनाबाद में हमारे पास तकरीबन 10 टेक्नोलॉजीज़ हैं। ठीक है। जिसमें इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी है, टेक्सटाइल डाइंग एंड प्रिंटिंग है, इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी है, मैकेनिकल पावर ऑटो फॉर्म टेक्नोलॉजी है, डिप्लोमा इन कर्नलरी आर्ट है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये मैम हमने ना इस मरतबा CIT कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इवनिंग में फ़र्स्ट टाइम शुरू किया है, और इसकी इतनी ज़्यादा डिमांड है कि हमारे पास सिर्फ 50 सीटें थी, और ये पहले शायद 10 रिज़ल्ट आने के 10 दिन बाद ही ये कंप्लीट हो गई, क्योंकि फ्यूचर दौर ही अब कंप्यूटर का है। तो इसमें ये ऐसी टेक्नोलॉजी है कि अगर ये लोग 3 साल CIT कर लेते हैं ना, तो जो लोग BScs करते हैं, ICS के बाद करें, ICS में 2 या 3 कंप्यूटर के सब्जेक्ट पढ़ते हैं, और यहाँ हमारे पास 18 सब्जेक्ट इस टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर से मुतल्लिक़ पढ़ते हैं। तो इसका मतलब उनको BScs भी करना है, वो भी आसान हो जाएगा। फिर फूड टेक्नोलॉजी है, और हमारे पास हमारे कॉलेज में ADP के तावन से 3 मल्टीपर्पज़ बिल्डिंग जो है, 3 स्टोरीज बिल्डिंग जो है फूड टेक्नोलॉजी की नई बन रही है, और उसमें नई मशीनरी लेटेस्ट वो भी आ रही है। फूड टेक्नोलॉजी के बाद मैकेनिकल टेक्नोलॉजी है, फिर हमारे पास सिविल टेक्नोलॉजी है, और एक बड़ी इंटरेस्टिंग टेक्नोलॉजी और है हमारे पास, दैट इज़ मॉडर्न टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये हमारे चेयरमैन साहब ने ये चाइना के साथ एग्रीमेंट इसमें किया, तांग यूनिवर्सिटी के साथ चाइना में, कि इसमें 2 साल बच्चे पाकिस्तान में पढ़ेंगे
मॉडर्न टेक्सटाइल में, और 1 साल फ्री ऑफ कॉस्ट चाइना में पढ़ेंगे। मींस क्रेडिट आवर्स ट्रांसफ़र हो गए जी, 1 ईयर एट चाइना तांग यूनिवर्सिटी में और 2 साल पाकिस्तान में। ठीक है। तो इसकी तो डिमांड ही बहुत है। हमने ये शायद आप अगर आपका कैमरा ये दिखा सके, मैं ये पैम्फलेट साथ लेके आया हूँ कि ये इसमें हमारे पास ये लिखा हुआ है कि 1 ईयर एट चाइना। ये देखिए आप चाइना में मुफ्त तालीम हासिल करने का बिल्कुल सुनहरा इसी मौका। तरह से है। ये हमने पैम्फलेट भी इसमें स्पेशली डिज़ाइन किया। जैसे ही हमने ये लॉन्च किया है तो 50 स्टूडेंट्स, पहले 25 थे और डिमांड बढ़ी तो हमारे चेयरमैन साहब ने ये 50 की तादाद हमें अलाउ कर दिया। तो इनमें से पहले 25 चाइना जाते थे, अब 40 स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी ये जिस तरह से टेक्सटाइल के हवाले से ये कोर्स है जिसमें आप बता रहे हैं कि पहले 2 साल स्टूडेंट यहाँ पर एजुकेशन हासिल करेगा, उसके बाद चाइना जाएगा, तो इस कोर्स की रिक्वायरमेंट क्या है? कौन लोग जो हैं वो अहल हैं इस जो है क्लास में एनरोल होने के लिए? जी, इसमें भी वही मैट्रिक विद साइंस सब्जेक्ट्स, ठीक है। और उसमें मिनिमम 75% हमारा इस मरतबा ये टारगेट रहा है कि जिनके मार्क्स 70% या प्लस हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें 90% मार्क्स वाले बच्चे भी आए हैं कि, और इन 50 में से हमने चाइना 40 भेजने हैं, और वो 50 का आपस में कंपटीशन होगा, जो मेरिट पे 40 बच्चे आएंगे। और इसमें एक और कोर्स होता है स्पेशली चाइनीज़ लैंग्वेज, और चाइना के मुताबिक उसमें ये एच के लेवल 3 उन्होंने लाजमी पास करना होता है, और ये वहाँ की रिक्वायरमेंट है, और वो भी इसमें हम सिखाते हैं। चाइनीज़ लैंग्वेज भी 2 साल हम सिखाते हैं, 1 साल जाके फिर वहाँ पर वो उन्हीं कोर्सेज़ को चाइना में स्टडी करते हैं, चाइनीज़ लैंग्वेज में। बिल्कुल इसी तो तरह से ये कोर्सेज़ हमारे यहाँ सारे जो मैंने बताए 3 साल, और एक जो मैंने बताया इसमें जो डीसी का कोर्स है हमारे पास, डिप्लोमा इन कलनरी आर्ट, वो 2 साल का है। उसमें मैट्रिक के साइंस सब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं ठीक है, है। उसमें आप आर्ट्स के सब्जेक्ट्स भी रख सकते हैं। और इसमें जितनी होटल मैनेजमेंट है, जिसमें आप कह लें रूम सर्विस के बारे में है, रूम मैनेजमेंट के बारे में है, और फ्रंट डेस्क के बारे में है, F&B डिपार्टमेंट यानी वो जो फूड एंड बेवरेजेस डिपार्टमेंट, और कुकिंग, ये सारे 4 डिपार्टमेंट हम कवर करते हैं कलनरी आर्ट में, और हॉस्पिटलिटी एक्सपर्ट है। फिर हमारे पास एक और भी है, अगर ये देखिए एक और पैम्फलेट मैं देता हूँ आपको, इसमें ये सारे शार्ट कोर्सेज इसमें हमारे पास हैं जो बच्चे दाखिला ले सकते हैं। CBTA लेवल पे हमने कोर्सेज शुरू किए हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग एंड असेसमेंट में 6 माह के कोर्सेज हैं, जिसमें इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी का इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है, फिर प्लम्बिंग का कोर्स है, वेल्डिंग का कोर्स है, फिर उसके बाद इसमें हॉस्पिटलिटी दी शेफ़। हमारा कॉलेज फैसलाबाद में वाहिद है कि जिसमें लेवल 3 CBT का शुरू करवाया। पूरे पंजाब में शायद गवर्नमेंट के किसी कॉलेज में ये और कोर्स नहीं चल रहा है। शेफ़ का कोर्स हमने 200-300 डिशेस पकानी सिखा देते हैं बच्चों को 6 माह के। ठीक है, और इनमें मतलब बहुत सारी डिशेस जो होती हैं वो ट्रेडिशनल भी होती होंगी, कुछ इटालियन भी होती होंगी, क्योंकि अगर आज के मार्केट के दौर के हवाले से बात करें तो मैं समझती हूँ कि वही शेफ़ बेहतरीन है जिसे ऑल अराउंड दी वर्ल्ड डिशेस का हो ना हो। ये देखिए मैम, इसमें हम जितनी भी डिशेस सिखाते हैं ना, उसमें जो उनका ट्रेनिंग मटेरियल हम कॉलेज वाले खुद प्रोवाइड करते हैं। गवर्नमेंट टैप्टा में इसके लिए बजट देती है, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब सपोर्ट करती है, और CM साहबा का स्पेशली इनिशिएटिव ये है कि इन कोर्सेज़ को, शॉर्ट कोर्सेज़ को, और रिसेंटली एक फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स शुरू किए हैं, एक प्लम्बिंग का और एक वेल्डिंग का 6 माह का कोर्स है, और उसकी पूरी एक इंटरव्यू पहले उनका टेस्ट हुआ, फिर उनका इंटरव्यू हुआ, उनकी सिलेक्शन हुई, और ये 25 अगस्त से हमने उसकी क्लास शुरू की है। ये भी एक नया इनिशिएटिव था हमारे CM साहबा का, हमारे चेयरमैन साहब साजिद खोखर साहब का, हमारे सीनियर DG साहब का, कि उन्होंने इस इनिशिएटिव के तहत फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स है, और 25 बच्चे हमने सेलेक्ट किए हैं, और वो भी जैसे ही ट्रेन होंगे वो फ़ॉरेन क्वालिफाई करेंगे, और फ़ॉरेन कंट्रीज़ में उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है। अभी रिसेंटली एक काम और हुआ है, 2-3 दिन पहले हमारे 74 स्टूडेंट्स जो हैं वो सऊदीया के लिए इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के जो डिप्लोमा होल्डर थे, वो जनाब उनको जॉब लेटर्स मिल गए। ठीक है, बिल्कुल ये टैप्टा के हवाले से बहुत अच्छी काविश है कि ना सिर्फ स्टूडेंट को एजुकेट करते हैं बल्कि उनकी प्लेसमेंट के लिए भी बहुत अच्छा काम होता है। तो यहाँ पर इब्रार साहब आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ, अगर करियर काउंसलिंग के हवाले से बात करें, जिस तरह से हम टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से बात कर रहे थे, टेक्निकल के साथ साथ आजकल सॉफ्ट एजुकेशन जो है, सॉफ्ट स्किल्स होना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप बीइंग एक करियर काउंसलर, एक एक्सपर्ट, क्या चीज़ समझते हैं कि आज के दौर में हम कहाँ पर लैग कर रहे हैं? अच्छा, मैं यहाँ पर रेफरेंस के लिए कोट करूँगा कुछ डेटा जो लेबर फोर्स सर्वे होता है पाकिस्तान में कुछ साल के बाद। तो 2018 और 19 में एक लेबर फोर्स सर्वे जो हुआ था, उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था अमंग द कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स, जो कि पिछले 8-10 साल से बहुत हॉट फील्ड कंसिडर की जाती है, लेकिन इस डोमेन के अंदर भी जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट था दैट वाज अराउंड
14.2% 18-19 में, और फिर 2020-21 में जब दोबारा सर्वे हुआ तो उसमें जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट अमंग द कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट्स दैट वाज अराउंड 22%। और ये इसी तरह से जो इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स थे उनके अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट था अराउंड 26%, एग्रीकल्चर ग्रेजुएट 29% और मेडिकल ग्रेजुएट्स और अराउंड ऑलमोस्ट 10%। तो ये इतना अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्यों है? द आंसर इज़, जो आपने पूछा, सॉफ्ट स्किल्स। आवर स्टूडेंट्स लेक heavily in soft skills. I have served as chairman of the Human Resource Development Committee at Faisalabad Chamber of Commerce. तो वहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके साथ भी हमारे इसके ऊपर मीटिंग्स होती थी हमें कि HR हमें किस किस्म का चाहिए। तो वहाँ पर जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनकी ये बहुत, उनके मतलब वो बेचारे रोने को होते थे कि यह हमें जैसे लोग चाहिए वैसे हमें नहीं मिलते, उनका स्किल सेट वो नहीं है। दे लेक इन सॉफ्ट स्किल्स, हम उनसे मतलब उनको कम्युनिकेट करना प्रॉपर से नहीं आता है। तो एक तो सॉफ्ट स्किल्स है प्लस हार्ड स्किल्स। हार्ड स्किल्स में टेक्निकल एजुकेशन से जो बच्चे गुजरते हैं उनकी रिलेटिवली फिर भी बेहतर होती हैं। उसमें GCT समना फैसलाबाद जैसे ये आउट ऑफ टैक के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ के पास आउट काफ़ी हद तक बेहतर होते हैं, बट दे स्टिल लेक इन द सॉफ्ट स्किल्स। तो उसी लेबर फोर्स सर्वे ही के डेटा में जो पाइड ने उसको प्रॉपर एक एनालिसिस किया था और रिपोर्ट जो पब्लिश की थी, उनके मुताबिक जो एम्प्लॉयर्स हैं ऑलमोस्ट 78% ऑफ द एम्प्लॉयर्स दे से कि जो एम्प्लॉय जो लोग हम रिक्रूट करते हैं दे लेक इन द रेलेवेंट स्किल्स एंड स्पेशली इन द सॉफ्ट स्किल्स। ठीक। सो विच मीन्स वी नीड टू फोकस ऑन सॉफ्ट स्किल्स इन ऑल द अगर आप इंस्टीट्यूट सॉफ्ट ओवरऑल। स्किल के हवाले से बात करें, इसमें बहुत सारी स्किल्स मैटर कर रही होती हैं। किस तरह से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, किस तरह से आप दूसरों को डील कर रहे हैं, कस्टमर एक्सपीरियंस लोगों का आपके साथ कैसा चल रहा है। लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि आप करियर काउंसलिंग को देख रहे हैं, तो सॉफ्ट स्किल्स को हम किन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे जो आज के दौर में एक स्टूडेंट के पास या एक वो पर्सन जो नौकरी की तलाश के लिए जा रहा है उसके पास होनी चाहिए? अच्छा, अभी बहुत सी इंटरनेशनल इसके ऊपर स्टडीज़ कंडक्ट की जा रही है, बट विल बी द फ्यूचर ऑफ वर्क इन चेंजिंग जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रप्शन हो रही है। तो फ्यूचर ऑफ वर्क क्या होगा? तो बहुत सी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की और मैकेंजी इंस्टीट्यूट की और डिफरेंट फोरम ने जो रिपोर्ट्स पब्लिश की हैं, उन सब में से जो एक कॉमन जिसको वो कहते हैं कि वो वन ऑफ द स्किल्स दैट इज़ गोइंग टू स्टे फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट इज़ EQ, द इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स में बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, बट वन ऑफ देम इज़ EQ, द इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल ऑफ द पर्सन। ये एक ऐसी चीज़ है जो कि अभी तक फोर्स ही नहीं किया जा रहा कि मशीन्स इसको उस तरह से रिप्लेस कर सकें। एंड दिस इज़ द स्किल दैट हेल्प्स यू नॉट जस्ट इन योर प्रोफेशन बट इन योर पर्सनल लाइफ एज वेल। अगर आपका इमोशनल इंटेलिजेंस लेवल, योर EQ लेवल इज़ बेटर दैन द अदर पीपल अराउंड यू, either it's in your family or at your workplace, it helps you deal with the people in much better way. ठीक है। और यहाँ पर सॉरी आपकी बात को मैं इंटरप्ट कर रही हूँ क्योंकि सॉफ्ट स्किल के हवाले से बात हो रही है। जैसे आपने बताया कि इमोशनल IQ एक इंसान में होना चाहिए। ये एक ऐसी स्किल है कि जो सीख सकते हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें जो हैं वो ह्यूमन डेवलपमेंट का हिस्सा होती हैं, ह्यूमन बिहेव जिस तरह से डेवलप हो रहा होता है उसका हिस्सा होती हैं। जैसे आपने कहा कि इमोशनली एक पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो सॉफ्ट स्किल में क्या ये चीज़ सीखी जा सकती है? अच्छा, इस पर बहुत एक ज़बरदस्त बुक थी डैनियल गोलमैन ने 1995 में लिखी, जो सारी दैट इज़ परहैप्स द फर्स्ट बुक ऑन दिस टॉपिक। और उसमें एक प्रोसेस है दैट इज़ वेरी रेगुलस और बहुत एक इंटेंस है, जिससे अगर आपने गुजरें एक सिस्टमेटिक तरीके से, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि यू कैन टू सम एक्सटेंट बिल्ड द इमोशन EQ लेवल, यू कैन इम्प्रूव योर EQ लेवल। व्हाट इज़ EQ लेवल? EQ इज़ अंडरस्टैंडिंग योर ओन इमोशंस एंड ऑफ द पीपल अराउंड यू। बिल्कुल। And if you understand your own emotions, it helps you navigate through the work environment, through your family matters. तो वो हर जगह से आपको help out करता है। And your as per your answer question is concerned, yes, it can be, but it needs dedication. सही, बिल्कुल। डेडिकेशन के साथ तो कोई भी चीज़, अगर टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से भी बात करें तो हमारी डेडिकेशन नहीं होगी तो हम जितना मर्जी किसी भी डिप्लोमा के बारे में बात करें तो हम नहीं कर पाएंगे। तो टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से हम बात कर रहे थे, डिप्लोमास के हवाले से भी हमने देखा कि बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन इनमें किस तरह से इनरोल हो सकते हैं, क्या क्राइटेरिया है और किस तरह से टैप्टा जो है स्टूडेंट्स को फैसिलिटेट कर रहा है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक।
सिटी एट 10 में वंस अगेन खुशामदीद। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और अब बात करते हैं कुछ गोल्ड मार्केट के हवाले से। वो लोग जो कि गोल्ड ख़रीदना चाह रहे हैं, घर में शादी है या कोई भी इवेंट है और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट के हवाले से, तो उनके लिए एक अच्छी खबर है कि गोल्ड की प्राइस आज काफ़ी हद तक गिर चुकी है। अगर हम देखें, बात करें तो गुज़श्ता कुछ दिनों से हम देख रहे थे कि कीमत में सिर्फ कभी 200 रुपये कमी आ रही थी, कहीं 300 कमी आ रही थी, अभी 4000 तक कमी जो है वो हुई है। अगर आज के हवाले से बात करें गोल्ड रेट की, तो आज 1 तोला गोल्ड रेट की जो कीमत है वो 3,59,800 रुपये में गोल्ड मार्केट में गोल्ड जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। और इसी तरह से 10 ग्राम के हवाले से बात करें तो 3,08,471 रुपये का जो है 10 ग्राम सोना जो है वो फ़रोख्त हो रहा है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि जो कि शादी के लिए जेवर ख़रीदना चाह रहे हैं या कोई भी घर के लिए इवेंट्स है या गोल्ड के जेवरात में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो दिस इज़ द राइट टाइम। अब ये भी देखना है कि क्या वाकई आने वाले दिनों में गोल्ड इससे भी ज़्यादा सस्ता होता है या प्राइस जो है वो दोबारा से आई होती है। तो ये दिन ब दिन हम आपको जिस तरह से जो भी अपडेट्स होती हैं वो प्रोग्राम में हम शामिल करते रहते हैं। बढ़ाते हैं प्रोग्राम को आगे और जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से, हमने देखा कि टेक्निकल एजुकेशन किस तरह से आज की सोसाइटी की डायरेक्शन बदल रही है। कोई भी फील्ड है तो हमारे पास टेक्निकल स्किल्स होनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल होनी चाहिए, फिर जाके हम दुनिया को कम्पीट कर सकते हैं। इसी तरह से हम बात कर रहे थे टेक्निकल एजुकेशन में जो रोल है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी का, वो बहुत अहमियत का हामिल है। स्टूडेंट्स को किस तरह से फैसिलिटेट कर रहा है, इस पर बात करेंगे। अरशद साहब, आपसे ये जानना चाहती हूँ, अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के हवाले से बात करें, स्टूडेंट्स को किस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है? क्योंकि अगर हम ओवरव्यू इदारों के बिहेव के हवाले से बात करें या जिस तरह से इदारे डील कर रहे हैं, इस तरह से होता है कि आपके पास डिग्री आ गई है, उसके बाद स्टूडेंट अपनी जो जिम्मेदारी है वो खुद उठाता है। लेकिन यहाँ पर मुझे ये बताइएगा कि आप लोग किस तरह से स्टूडेंट को फैसिलिटेट करते हैं थ्रू आउट द फर्स्ट डे ऑफ द क्लास एंड द लास्ट डे ऑफ द क्लास? जी, इसमें हम थोड़ा सा डिफरेंट हैं जनरल एजुकेशन की निस्बत। वो ऐसे कि हम स्टूडेंट्स को जब एडमिशन के लिए आते हैं तो सारी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं, जिसमें उनके पहले दिन से लेके उनके फॉर्म फिलिंग से लेके उनको जितने भी मैंने अभी आपको बताया कि 8-10 टेक्नोलॉजीज़ हमारे पास हैं और इसी तरह पूरे पंजाब के कॉलेजेस में सारी टेक्नोलॉजीज़ में काम हो रहा है और बच्चों को एडमिशन दिया जा रहा है। और एक और बड़ी मज़ेदार बात है इस सेशन में कि आप देखिएगा पंजाब यूनिवर्सिटी का जनरल कन्वेंशनल एजुकेशन 30% एडमिशन, खबर पड़ रहा था कहीं कि वो डाउन हो गया, कम हो गया, लेकिन हमारे आप देखिएगा हमारे पास इस वक्त 1200 के करीब एडमिशन है एक सेशन में फर्स्ट ईयर में और 1200 दाखिला हमारा कंप्लीट हो चुका है। इतनी लोगों की हमने इतनी अवेयरनेस कैंपेन चलाई लोगों के लिए, टैप्टा ने हमारे बताया कि हाई अप्स ने, तो उस कैंपेन का नतीजा ये है कि आप फैसलाबाद जैसे शहर में जैसे पहले कभी होता था कि बहुत लेट एडमिशन्स मुकम्मल होते थे, लेकिन इस मरतबा लोगों में अवेयरनेस आई है कि हमें स्किल्ड पर्सन बनना है। ठीक है, अपने लिए भी बनना है, अपनी फैमिली के लिए बनना है और अपने मुल्क के लिए भी बनना है, ताकि हम किसी न किसी तरह किसी न किसी स्टेज पर किसी न किसी की खिदमत कर सकें। और बच्चों को हम पहले दिन से लेके गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। और ये भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि बच्चे अपने चॉइस के फील्ड में आ रहे हैं। मतलब किसी ने इलेक्ट्रिकल में दाखिला लेना है तो मैं पूछता होता हूँ, भाई क्यों दाखिला लेना है आपने इलेक्ट्रिकल में? वो कहते हैं मेरा इंटरेस्ट ही इसमें है, मैं घर के सारी इलेक्ट्रिसिटी काम खुद मैनेज करता हूँ, मैंने कभी किसी को बाहर से बुलाने की कोशिश नहीं की, खुद ही कोशिश करता हूँ, लगा रहता हूँ इस प्रैक्टिकल में। फिर वो कहते हैं ऑटो में दाखिला लेना है, जी मैं घर के जितने भी मोटरसाइकिल है, गाड़ियाँ हैं, मैं उनकी खुद रिपेयर करता हूँ, इसलिए मुझे इसमें इंटरेस्ट है। लोग अपने इंटरेस्ट से इस तरफ आ रहे हैं। और जैसे सर अभी बात कर रहे थे कैरियर काउंसलिंग में सॉफ्ट स्किल्स की, तो हम हार्ड स्किल्स ही प्रोवाइड नहीं करते, हम सॉफ्ट स्किल्स भी प्रोवाइड करते हैं। बल्कि हमारे पास हर टेक्नोलॉजी में कंप्यूटर एजुकेशन भी मौजूद है। और इसके अलावा हम बच्चों के हमारे सब्जेक्ट्स हैं जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स एंड रिपोर्ट राइटिंग है, उसमें ये EI जो है इमोशनल इंटेलिजेंस के टॉपिक्स में, और वो जो आपका कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्पीकिंग है, लिसनिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, इन सब पे बच्चों की कमांड होती है। और इनमें बाकायदा हमारे IPOs इंस्टीट्यूट प्लेसमेंट ऑफिसर्स कैरियर काउंसलिंग लेक्चर्स भी देते हैं और बच्चों को इवन के अपना CV भी तैयार करने के लिए बताते हैं, बच्चों की इंटरव्यू स्किल्स को भी डेवलप करते हैं और उनका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। और ये सारा पहले दिन से लेके लास्ट डे तक। अच्छा, जब बच्चे हमारे डिप्लोमा कर लेते हैं तो कन्वेंशनल एजुकेशन की तरह ये नहीं है कि वो अपनी डिग्री हाथ में पकड़ के जॉब ढूंढते फिरते हैं।
हम उनको उस वक्त तक नहीं छोड़ते जब तक उनकी जॉब ना हो जाए। हम मुख्तलिफ़ कंपनीज़ में, चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में, हम सारी फेडमैक में हम इंडस्ट्री से साथ राब्ते में रहते हैं। हमारे DPO साहब भी, हमारे IPO साहब भी, और उसके बाद हर टेक्नोलॉजी का एक असिस्टेंट IPO होता है। वो अपनी अपनी टेक्नोलॉजी के बच्चों की सारी डाटा उनके पास होता है, और उनको हम मुख्तलिफ़ कंपनीज़ को अपने कॉलेज में बुलाकर उनके टेस्ट दिलवाते हैं, इंटरव्यू दिलवाते हैं और उनकी जॉब करवाते हैं। और ये नहीं टैफ्टा लोकल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी अब जॉब प्लेसमेंट के बच्चों की मदद कर रहा है। और हम अपने बच्चों को, हमारा ऑलमोस्ट ये समझ लें कि 70-80% बच्चा जो है वो जॉब पे आ जाता है, कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में चले जाते हैं, कुछ हायर एजुकेशन में चले जाते हैं। कोई बच्चा हमारा फारग नहीं है जी। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम डिग्री के हवाले से बात करें ना, कन्वेंशनल एजुकेशन के, नो डाउट हमारे लिए तालीम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन हम देखते हैं कि तालीम एक स्टूडेंट के पास है, अच्छी CGPA है, लेकिन जहाँ पर से सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है अपने इदारे की, वो उसकी डिग्री के बाद वाला टाइम होता है, जब उसे नौकरी भी ढूंढना होती है, जब उसे बिज़नेस भी सेटअप करना होता है। तो इब्रार साहब, हमारे यहाँ ये भी होता है कि एक बच्चा है, उसके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, या कोई भी ऐसी फील्ड है जो कि एक कॉम्पिटेंट फील्ड है, लेकिन इसके बावजूद वो मार्केट में कम्पीट नहीं कर पाता। कहीं ना कहीं ये फेलियर ये होता है कि हम लोग डिग्रीज तो प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन हम काबिलियत नहीं उस तरह से बना रहे हैं। तो ये चीज़ किस तरह से, अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें, तो हमारे एम्प्लॉयमेंट सेक्टर को मुतासिर कर रही है, जिसकी वजह से हमारे अंदर जो पाकिस्तान इंडस्ट्री की जब हम बात करते हैं, मैं बीन इनटू द चैम्बर, तो वहाँ पर ये बात है कि हाँ, ये पाकिस्तान की इंडस्ट्री के अंदर R&D नहीं है, न्यू इनोवेशन नहीं है, न्यू प्रोडक्ट्स उस तरह से नहीं आती जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में है। तो उसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है कि हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है, एक तो वो उस लेवल का क्वालिफाइड उस तरह से अच्छा नहीं है, और ये थ्रू आउट है, ये हर चाहे वो मतलब हर इंस्टीट्यूट की हम बात करें। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो खुद भी, उनके अंदर भी ये एक्सेप्टेंस कि अब वो रिस्क नहीं लेते इस चीज़ को लेकर। और जब जॉब जनरेशन की जब हम बात करते हैं, तो वो जॉब जनरेशन होती है जब आपकी इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो कर रहा होता है, आपकी इकोनॉमी अच्छी होती है, तो उस वक्त होता है। लेकिन जितने भी हमारे ग्रेजुएट्स हैं, एक तो जब वो खुद भी, उनके अंदर इतनी डेडिकेशन या वो उतना स्किल सेट उनका अच्छा नहीं होता, दे गेट द डिग्री बिल्कुल व्हेन यू इनरोल इन अ यूनिवर्सिटी, सो चांसेस आर 99% चांसेस आर यू विल गेट द डिग्री। तो हमारे स्टूडेंट्स के अंदर एक सीरियसनेस जो है वो बहुत ज़्यादा ले करते हैं अनफॉर्चुनेटली, जिसकी एक बहुत बड़ी रीज़न मुझे लगता है कि दे डू नॉट कनेक्ट देमसेल्फ विद व्हाटएवर दे आर स्टडीइंग। बिल्कुल इसी तरह से आपको नहीं पता कि आपने एक फ़ील्ड में एडमिशन ले लिया है, इसका स्कोप क्या है, क्या इसका फ्यूचर है या नहीं है, बस आपने अपनी सराउंडिंग से इंप्रेशन लिया। तो ये चीज़ भी एजुकेशन फील्ड है, वो शायद कन्वेंशनल स्टडी है या टेक्निकल स्टडी है, इस चीज़ को मुतासिर कर रही है। एम्प्लॉयमेंट के हवाले से किस तरह से एक इंसान जो है वो बेटर परफॉर्म कर सकता है, कौन सी स्किल्स टेक्निकल में हेल्प करेंगी, सॉफ्ट स्किल कौन सी हेल्प करेंगी, इस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगी हमारे साथ भी। सिटी एट 10 में वंस अगेन खुश आमदीद। बात हो रही है टेक्निकल एजुकेशन के हवाले से। एजुकेशन अगर इंसान को शाउर प्रोवाइड कर रही है, आपको एक अच्छा इंसान बना रही है, आपको सराउंडिंग में ज़िंदगी गुजारने के तरीके बता रही है, लेकिन इसके साथ साथ आपने फाइनेंशियल तौर पे भी स्ट्रॉन्ग होना है, आपने घर के मामलात भी देखने हैं। तो ऐसे में एक नौकरी वाला जो इंसान है और एक वो इंसान जो कि टेक्निकल स्किल्स वाला है, उसकी ज़िंदगी में बहुत फ़र्क होता है। ये नौकरी वाला इंसान हमेशा डिपेंडेंसी उसकी रहती है अपनी जॉब पे, अपने वर्क पे, लेकिन एक स्किल्ड पर्सन जो है, अगर उसके पास जॉब नहीं भी है, वो कभी भी अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है, फ्रीलांसिंग की तरफ जा सकता है। ऐसे बेशुमार मौके होते हैं उस पर्सन के पास जो कि टेक्निकल स्किल रखता है। तो यहाँ पर अर्शद साहब, आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ, अगर हमने टेक्निकल स्किल्स के हवाले से आपने बात की कि स्टूडेंट्स को ना सिर्फ डिग्री प्रोवाइड करते हैं बल्कि उसे इंडस्ट्री में भी प्लेस करवा रहे होते हैं। इसी तरह से मैं आजकल देख रही हूँ कि DAE का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। हर स्टूडेंट जो है वो जाना चाहता है कोई ऐसी फील्ड में जहाँ पर प्रैक्टिकल लर्निंग हो। अगर हम इसके बरक्स बात करें, HSC में ये भी डिग्री अपनी जगह है, लेकिन ऐसी डिग्री जो कि इंसान को रिक्वायरमेंट पूरी प्रोवाइड कर रही है टेक्निकल के हवाले से भी और एजुकेशन के हवाले से भी। तो इसका स्कोप आप आने वाले दिनों में किस तरह से देखते हैं या आने वाले चंद सालों में? स्कोप आपके सामने है कि आप देखिए, मैंने जैसे अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमारे पास इस वक्त बाद जितने एडमिशन्स हुए हैं, ये लोगों की अवेयरनेस है। उनको पता चल गया है कि अगर स्किल है तो फ्यूचर है, अगर कोई स्किल नहीं है तो हमारे पास फ्यूचर नहीं। और मैं ये बात कर रहा हूँ कि यही मेरा आलमोस्ट दोस्तों को पैगाम होगा, बच्चों को पैगाम होगा कि आज ये जो डिग्री पर सिर्फ इक्तफ़ा ना करें,
बल्कि आप टेक्निकल कोई ना कोई हुनर सीखें। और हुनर वो दौलत है जो ना सिर्फ आपको रोज़गार दे सकती है बल्कि आप दूसरों को रोज़गार दे सकते बिल्कुल। हैं। और ये जो नौजवान आजकल के जो नौजवान हैं वो आजकल के हुनरमंद और कल का खुद कफील पाकिस्तान और खुशहाल पाकिस्तान है। बिल्कुल इसी तरह और से। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि वो खुद रोज़गार तो मिल गया उनको, जैसे ही उन्होंने कोई ना कोई हुनर सीख लिया। जैसे मैंने कितने कोर्सेज़, DA के कोर्सेज़, 3 माह के कोर्सेज़, 6 माह के कोर्सेज़, फ्री कोर्सेज़ सारे बताए हैं। कोई ना कोई सीख लिया तो अपना रोज़गार तो पैदा कर लिया, और जैसे ही वो अपना रोज़गार पैदा करेगा तो फ्यूचर में वो कोई एंटरप्रेन्योर की बात भी हो रही थी, एंटरप्रेन्योरशिप में आएगा, अपना बिज़नेस शुरू कर सकता है, तो दूसरों के लिए भी रोज़गार पैदा करेगा। बिल्कुल। तो ये इंटरेस्ट की फील्ड तो बच्चे के अपने ट्रेंड पे बेस करती है ना, कि वो किस तरफ जाना चाहता है। तो ये मुस्तकबिल में पाकिस्तान की ये नौजवान जो 16 करोड़ है, ये पाकिस्तान का मुस्तकबिल संवार सकते हैं, बशर्ते कि अपने आप को ये स्किल्ड वर्कर बना लें, तो ये पाकिस्तान खुशहाल हो जाए। बिल्कुल इसी तरह से स्किल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और अगर हुनर के हवाले से बात करें तो मैं ये समझती हूँ कोई भी हुनर छोटा नहीं होना चाहिए। अक्सर औकात हम देखते हैं कि हमारे पास बड़ी बड़ी डिग्रीज़ होती हैं लेकिन हमारे पास कोई हुनर नहीं होता, हमारे पास कोई स्किल नहीं होती। तो इसका आगाज़ कहीं भी किसी भी उम्र में किया जा सकता है कि आप स्किल सीखें अपनी एजुकेशन के साथ साथ, ताकि आप अपने आप को एम्पावर कर सकें। यहाँ पर इब्रार साहब आपसे मैं ये भी जानना चाहती हूँ, अगर हम मजमूई तौर पर मार्केट ट्रेंड्स के हवाले से बात करें या हम एक इंडिविजुअल सोच के हवाले से बात करें, अमूमन हमारे यहाँ ये भी सोच पाई जाती है कि हम लोग एक छोटा स्टेप लेने से डरते हैं। व्हेन इट्स कम टू बिज़नेस है, कोई है, अगर 16 ईयर एजुकेशन किसी के पास आ रही है तो वो ये सोचेगा 16 ईयर एजुकेशन के बाद मैं कोई छोटी मोटी स्किल सीखूंगा। ये सेटअप भी इस तरह से होता है। या मेरे पास इतनी बड़ी डिग्री है, मैं इस इदारे के पे इस जगह पे जॉब करूंगा। तो ये चीज़ हमारी सोसाइटी को मुतासिर कर रही है। तो किस तरह से हम इस सोच को बदल सकते हैं? अच्छा, ये वाला जो इशू है ना, ये हमारे जेनेटिक्स में एक तरह से आप कह लें कि वो एक फैमिली जिसके अंदर सभी लोग जॉब कर रहे होते हैं ना, तो एक माइंडसेट डेवलप हो जाता है। प्लस जो हमारा एजुकेशन सिस्टम इटसेल्फ इज़ डिज़ाइंड इन अ वे कि वो आपको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ग्रूम नहीं करता है। वो आपको तैयार करता है कि आपने इंडस्ट्री एक चलते हुए सेटअप के अंदर जाके एज अ वर्कर काम करना है। आप अपने हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, आप किसी भी बैचलर्स लेवल की यूनिवर्सिटी की डिग्री का करिकुलम को गो थ्रू करें, उसमें जो चीज़ें पढ़ाई जाती हैं दे आर बिल्ट इन अ वे कि वो आपको एक जो एम्प्लॉई की तरह से आपको ट्रीट किया जाता है। तो ये इस एजुकेशन सिस्टम का एक बहुत बड़ा इशू है कि जो हमारे एजुकेशन सिस्टम से बच्चे निकलते हैं, दे आर मेंटली नॉट रेडी टू स्टार्ट देयर ओन बिजनेस। और इसके अलावा एक मतलब हम इस एजुकेशन सिस्टम की हम बात करें तो हमारे एजुकेशन 1947 से लेकर आज तक हमारे एजुकेशन सिस्टम से वी कुड नॉट प्रोड्यूस इवन अ सिंगल नोबेल लॉरेट। वी टॉक अबाउट अब्दुल सलाम, उन्होंने मास्टर्स जो किया था पंजाब यूनिवर्सिटी से आई थिंक किया था, और वो पाकिस्तान बनने से पहले किया था। वही पंजाब यूनिवर्सिटी जब पाकिस्तान बनने के बाद उसके सिस्टम, नॉट ओनली द पंजाब यूनिवर्सिटी, पूरे पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के अंदर से ये हालात हो गए कि कोई एक नोबेल लॉरेट हम जनरेट नहीं कर सके। अब जब हम नंबर्स की बात करते हैं तो 1100 में से 1099, 95, 99.9% मार्क्स बच्चे ले रहे हैं। आज से 5-10 साल पहले, 15 साल पहले से जन्म शरफ कहरा के बाद से जो एक रैट रेस स्टार्ट हुई है, प्राइवेट कॉलेज स्टार्ट हुए हैं। इट्स गुड कि वो नए कॉलेज सिस्टम में आए हैं, मोर स्टूडेंट्स आर एबल टू एजुकेट देमसेल्फ, बट वो जो इतने नंबर्स लेकर वो जा कहाँ पर हैं? क्या हमने कभी सुना है कि एक बच्चा जिसने आज से 10 साल पहले बैचलर्स में या FSC के अंदर 99.9% मार्क्स लिए थे, उसने कुछ बड़ा कुछ इन्वेंट कर दिया या ऐसा कुछ बना दिया? नो, बिकॉज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो हमें ट्रीट ही उस तरीके से करता है कि हम अपना इनिशिएटिव लेने के लिए मेंटली वी आर नॉट रेडी इवन। बल्कि अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि हमारे हमारे एजुकेशन सिस्टम से जब स्टूडेंट्स बन के निकलते हैं तो पहले वो जितने ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं दे आर लेसर क्रिएटिव व्हेन दे ग्रेजुएट। बिल्कुल इसी तरह से क्रिएटिविटी पे उस तरह से काम नहीं हो रहा। अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बात करें, हमारे पास बहुत बड़े बड़े डिग्री होल्डर हैं, टॉपर्स मौजूद हैं, लेकिन रिसर्च के हवाले से हम थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। रीज़न यही है कि हम अपनी सराउंडिंग से नहीं सीख रहे, हम अपने अंदर क्रिएटिविटी नहीं ला रहे। और इसमें बहुत सारी जिम्मेदारी इदारों की भी है, लेकिन बीइंग अ इंडिविजुअल हमें खुद भी देखना समझना पड़ेगा कि हमारी जो फील्ड है, हमारी डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है। बहुत शुक्रिया इब्रार वाहिद साहब फॉर जॉइनिंग अस इन दिस प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया अरशद अवान साहब, आपने हमारे प्रोग्राम
एग्ज़ाम के लिए वक्त निकाला, और वो स्टूडेंट्स जो कि अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, काबिल बनना चाहते हैं, अहलियत भी रखते हैं, लेकिन वो ये समझते हैं कि आज के दौर में स्किल उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके पास 16 ईयर एजुकेशन है, 14 ईयर एजुकेशन है, तो आप दुनिया को कम्पीट कर सकेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपनी स्किल पे बहुत ज़्यादा फोकस करें। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।